नावल पुकार लेना। राइटर शबास गुल। एहसन, तुम्हारा तो दिमाग चल गया है, मिसेस कमाल अहमद ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी, मेरा दिमाग ठीक तरह काम कर रहा है, एहसन कमाल ने बेबसी से कहा। जानते हो वो लड़की बेवा है और एक बच्चे की माँ भी है। तो क्या हुआ मम्मी, बेवा होना कोई जुर्म, ऐब या गुनाह तो नहीं है। और हमारे मजहब ने भी बेवा औरत से शादी करने की इजाज़त दी है और यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखने का हुक्म है, और इसका कितना सवाब है। एहसन ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखने और सवाब कमाने का इतना ही शौक है ना, तो किसी यतीम खाने का रुख कर लिया करो। रही वो लड़की सबा और उसका बेटा दानियाल, तो उन्हें भूल जाओ। मैं एक मनहूस लड़की को, और वो भी बच्चे वाली बेवा को, अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। सुना तुमने? मिसेस कमाल अहमद ने गुस्से से तेज लहजे में अपना फैसला सुना दिया। फिर तो आप कभी भी मुझे दूल्हा बना हुआ नहीं देख सकेंगी, एहसन कमाल ने अफसरदगी से मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर निकल गए। मिसेस कमाल अहमद हैरत से तकती रह गईं। सबा बेटा, डोरबेल बज रही है, गेट पर देखना कौन है। रुकैया बानो ने 6 माह के दानियाल को नहलाते हुए बुलंद आवाज में कहा। अच्छा अम्मी। सबा दुपट्टा सर पर ओढ़ती हुई बाहर निकल आई और गेट के करीब पहुंचकर पूछा, कौन है? एहसन कमाल। बाहर से दिलकश मर्दाना आवाज उसकी समात में फूल बनकर खिली थी। एहसन कमाल फिरोज भाई के दोस्त थे। जब ही सबा ने गेट खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। एहसन कमाल ने उसके सफ़ेद लिबास में पिन्हा सरापे को अकीदत और मोहब्बत से देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सबा ने आहिस्तगी से जवाब देते हुए बताया। फिरोज भाई तो घर पर नहीं है। फिरोज भाई की अम्मी तो घर पर है ना? एहसन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हैं। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? सॉरी, आइए प्लीज। सबा ने शर्मिंदा होकर उन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा, तो वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो गए। सबा गेट बंद करके जाने लगी तो पीछे से उन्होंने उसे पुकारा, सबा जी। वो रुक गई मगर मुड़कर उनकी जानिब नहीं देखा। सबा, आप मुझसे शादी करेंगी? एहसन कमाल के इस सवाल पर सबा ने हैरान होकर गर्दन घुमाई और उनका मोहब्बत, खलूस और अकीदत की सच्चाई से रोशन चेहरा देखकर मजीद हैरत ज़दा रह गई। चंद सानिया वो यूं ही हैरान आंखों से तकती रही, फिर कोई जवाब दिए बगैर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। एहसन कमाल बेकरार होकर उसकी जानिब लपके। सबा प्लीज, इनकार की वजह तो बता दीजिए। सबा का यूं रुख फेर कर जाना उसके मनफी जवाब का इशारा दे रहा था। जब ही तड़प कर पूछा था, एहसन साहब, क्या आप नहीं जानते कि मैं ना सिर्फ बेवा हूँ बल्कि एक बच्चे की माँ भी हूँ? सबा ने संजीदगी से पूछा। जानता हूँ, फिर भी मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। जी हाँ, इसलिए कि बेवा होना या एक बच्चे की माँ होकर बेवा होना ना तो कोई जुर्म है और ना ही कोई ऐब और गुनाह है। हमारा मजहब हमें इजाजत देता है, तो कौन रोक सकता है मुझे बेवा से शादी करके रिश्ता जोड़ने से? एहसन कमाल ने संजीदगी से कहा तो वो गोया हुई। एहसन साहब, मजहब से ज्यादा हम लोग मुआशरे के बनाए हुए कवानीन और रस्म व रिवाज पर अमल करते हैं। मेरा बेवा होना इस मुआशरे की नज़र में एक जुर्म, ऐब और गुनाह है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस करार देकर घर से बाबुल के दर पर ला फेंका है। उनके ख्याल में मैं मनहूस थी, जब ही उनके बेटे यानी अपने शौहर की मौत की जिम्मेदार ठहरा दी गई। उनका एक्सीडेंट में मरना मेरी नहूसत की वजह से हुआ। मेरा 1.5 माह का बच्चा यतीम हो गया, ये भी उनकी नज़र में मेरी नहूसत ही थी। फिर भला आप क्यों ये रिस्क लेना चाहते हैं, और आपके घर वाले क्यों कर इन हकायक को नज़रअंदाज कर सकते हैं? वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। सबा, आप हाँ तो करें, मैं इंशाल्लाह सबको मना लूंगा। एहसन साहब, मना लेने और खुद से मान जाने में बहुत गहरा फर्क होता है। और मुझे अब शादी नहीं करनी, मेरे लिए एक तजर्बा ही बहुत है, और मेरा बेटा है ना, मेरा सहारा। मुझे अब अपने बेटे के लिए ही जीना है। सबा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। और जो आपके साथ के लिए जीना चाहता है वो क्या करे? वो कोई और दर खटखटाए। सबा ने नजरें चुराकर जवाब दिया। लेकिन उसने तो आपकी जानब खुलने वाले दर के सिवा सारे दरवाजे खुद पर बंद कर लिए हैं। एहसन कमाल ने बेबसी से कहा तो सबा के हसास दिल पर चोट सी लगी थी। उसने बेचैन नजरों से उन्हें देखा और आगे बढ़ गई। सबा, मैं आपको और दानियाल को दिल से अपनाना चाहता हूँ, एहसन कमाल ने उसके बराबर चलते हुए ईमानदारी और खलूस से कहा। अपनी मम्मी से बात की आपने? नहीं, तो पहले उनसे बात कर लीजिए। मुझे यकीन है कि उनसे बात करने के बाद आपको मेरी हाँ या ना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैसला आपकी मम्मी का होगा। आप खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करके जाइएगा। मैं नहीं चाहूँगी कि आप मेरी वजह से हर्ट हों। सबा ने नर्म और संजीदा लहजे में कहा और उन्हें सोच में डालकर तेजी से अंदर चली गई, और वो वहीं से वापस पलट गए। इस वक्त वो अपने कमरे में टहलते हुए बेकरारी से सोच रहे थे कि कितना दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था सबा ने अपने मुतल्लिक मम्मी की सोच का। वो तो मुझे हर्ट भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अपनी माँ ने ही मुझे अपने रवैये और फैसले से हर्ट कर दिया था।
انہوں نے پہلے صبا سے بات کی تھی اور پھر اپنی ممی کو اپنے دل کی بات کہی تھی، اور ان کے جواب نے اب انہیں دوبارہ صبا سے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ انہیں دکھ تھا کہ ان کی ماں بھی عام سوچ کی ہیں، وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ناسمجھی اور جہالت کی باتیں کر رہی ہیں۔ ریاض مجید اور رقیہ بانو کے دو ہی بچے تھے، بیٹا فیروز علی اور بیٹی جو فیروز سے 11 برس چھوٹی تھی، صبا ریاض۔ ریاض مجید کالج میں لیکچرار تھے اور رضیہ بانو ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ فیروز علی کو انہوں نے MBA اور HCS کرایا تھا اور ان کی شاندار جاب لگتے ہی ان کی شادی اپنی بھتیجی نازش سے کر دی تھی۔ نازش اور فیروز کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا مہروز علی اور بیٹی مہوش، جو باترتیب 5 اور 4 سال کے تھے۔ اس ہنستے بستے گھرانے کی خوشیوں میں غم کے بادل اس دن چھائے تھے جس دن انہوں نے صبا کا رشتہ اپنے خاندان میں اپنے بھانجے جاوید سے طے کیا تھا۔ صبا نے BSc کا امتحان دیا تھا اور اس کے حسن کو دیکھتے ہوئے اس کی پھپھو نے جاوید کے لیے رشتہ مانگنے اور شادی کی تاریخ طے پا جانے کے بعد جاوید کے لیے نئے ماڈل کی کار جہیز میں دینے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ریاض مجید کے وسائل اتنے زیادہ نہ تھے، ان کی پریشانی بجا تھی کہ وہ بہن اور بھانجی کی فرمائش کیسے پوری کریں گے۔ رقیہ بانو نے ریاض مجید کو سمجھایا اور اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی بہن اس رشتے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ آپ کا بھانجا ہماری لاڈلی نازو والی بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ ریاض، جو لوگ شادی سے پہلے کار مانگ رہے ہیں، وہ شادی کے بعد لڑکے کے لیے من پسند کاروبار کرانے کا سرمایہ بھی مانگ سکتے ہیں، پھر ہم کہاں سے ان کے مطالبے اور فرمائش پوری کریں گے؟ اور کیا ایسے ہوتے ہیں خون کے رشتے؟ آپ یہ نہ سمجھے گا میں اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کے بعد آپ کے بھانجے سے رشتہ جوڑنے کے حق میں نہیں ہوں یا آپ کے خاندان والوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ میں تو صرف اپنی بچی کی خوشی اور اس کے بہتر مستقبل کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہوں۔ آپ خود سوچیں، کیا ہماری بیٹی اس گھر میں خوش رہ سکے گی جس گھر میں اسے قیمتی جہیز اور نئی کار کے عوض قبول کیا گیا ہو؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رقیہ بیگم، صبا ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم اسے جانتے بوجھتے جہنم میں تو نہیں دھکیل سکتے نا۔ مگر میں اب کیا کروں، رشتہ طے ہو گیا ہے، پورے خاندان کو معلوم ہے کہ صبا اور جاوید کی شادی ہونے والی ہے۔ میں کیسے اس رشتے سے انکار کر دوں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری سگی بہن ہی رشتہ طے کر کے یوں منہ پھاڑ کے فرمائشیں شروع کر دے گی۔ جاوید 18,000 ماہوار کما رہا ہے، اور کیا چاہیے انہیں؟ ریاض مجید نے فکر مندی سے دلگیر لہجے میں کہا تو وہ تلخی سے بولی، انہیں کیا چاہیے یہ تو وہی بتا چکے ہیں، وہ تو فیروز کی شاندار جاب اور پرکشش تنخواہ سے جلتے ہیں۔ کہہ رہی تھی آپ کی بہن صاحبہ کہ فیروز 35,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے، تم لوگوں کے لیے گاڑی جہیز میں دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تمہاری بیٹی ہی آرام سے میکے آیا جایا کرے گی۔ میرے بس میں ہو تو میں ابھی یہ رشتہ ختم کر دوں، میری معصوم بچی بھی پریشان ہو کر رہ گئی ہے۔ رقیہ بیگم، میری تو راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں سوچ سوچ کر، اس رشتے کو توڑتا ہوں تو بہن بھی سارے رشتے ختم کر ڈالے گی۔ ذرا سی بات پر خاندان بھر کی ناراضگی اور ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہونے کا اندیشہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ آپ ایک بار اپنی بہن اور بھانجے سے بات تو کر کے دیکھیں، شاید وہ کار کا مطالبہ ترک کر دیں۔ ہاں، بات تو کروں گا ہی، آخری کوشش تو کر کے دیکھنی ہی ہے، پھر جو اللہ کو منظور۔ ریاض مجید نے گہری سانس لے کر کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ اگلے روز ریاض مجید نے اپنی بہن نصرت آرا سے بات کی تو اس نے صاف کہہ دیا، بھائی میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو گھر بھر کے جہیز دیا ہے، جاوید میرا اکلوتا بیٹا ہے تو کیا میں گھر بھر کے جہیز نہ لوں؟ میں تو بھائی کے گھر سے ہمیشہ رشتہ جوڑے رکھنے کے خیال سے صبا کو اپنی بہو بنانا چاہ رہی ہوں، ورنہ خاندان میں اور خاندان سے باہر لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، ایک سے ایک امیر گھر کی لڑکی مل جائے گی میرے بیٹے کے لیے، جو حسین بھی ہوگی اور دولت مند بھی، جہیز میں کار کوٹھی لے کر آئے گی۔ میں نے تو صرف کار مانگی ہے، لیکن بہن میری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ ریاض مجید بولے، تو قرض لے لیں، وہ بے نیازی سے بولی، میں اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلانا چاہتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے اسی میں بیٹی کو رخصت کروں گا، تو میری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھے۔ نصرت آرا نے بے دردی سے کہا، نصرت یہ کیا کہہ رہی ہو، رشتے اس طرح ختم نہیں ہوتے۔ نصرت آرا کے شوہر رشید انور نے پہلی بار ان کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا تو وہ انہیں ڈپٹتے ہوئے صفاقی سے بولی، آپ خاموشی رہیں تو اچھا ہے، یہ ہم بہن بھائی کا آپس کا معاملہ ہے، میں صبا کو کار کے بغیر اپنی بہو قبول نہیں کروں گی۔ اگر بھائی جی اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز میں کار نہیں دے سکتے تو صبا اور جاوید کا رشتہ بیکار ہے، یہ صبا کے لیے کوئی اور بر ڈھونڈ لیں، مجھ سے رشتہ ختم سمجھیں۔ نصرت آرا، تم بہن ہو کر ریاض مجید اپنی بات پوری نہ کر سکے اور دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نڈھال ہو گئے۔ نصرت آرا اور رشید انور ان کی یہ حالت دیکھ کر بوکھلا گئے۔ ریاض بھائی، کیا ہوا ریاض بھائی؟ رشید انور نے انہیں سنبھالتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، مگر وہ آن کی آن میں بے ہوش ہو گئے۔ نصرت آرا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو بات ہم پر آئے گی، ان کے بیوی بچے تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور شاید تم خود بھی احساس جرم ہونے پر خود کو معاف نہیں کر سکو گی۔ رشید انور نے نصرت آرا کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، اپنی تقریر بند کرو اور انہیں ہسپتال پہنچاؤ، یہ جاوید کہاں چلا گیا؟
जावेद जल्दी से आओ, नुसरत आरा ने कहा और रियाज मजीद को अस्पताल पहुंचाकर रशीद अनवर ने उनके घर फोन करके इत्तला दे दी। रुकैया बानो ने नुसरत आरा को देखा तो वो नजरें चुरा गईं। रुकैया बानो समेत सभी समझ गए कि रियाज मजीद को इस हाल में पहुंचाने वाली नुसरत आरा ही हैं। डॉक्टर के मुताबिक रियाज मजीद को दिल का शदीद दौरा पड़ा था। रुकैया बानो, फिरोज अली, नाजिश और सबा पुरनम आंखों और तड़पते दिलों के साथ रियाज मजीद की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। रशीद अनवर भले आदमी थे, वो भी रियाज मजीद के लिए दुआगो और फिक्रमंद थे। नुसरत आरा जाने किन ख्यालों में गुम थी। सबकी दुआएं मुस्तजाब हुई और मजीद को होश आ गया। डॉक्टर्स ने उन्हें टेंशन फ्री माहौल में रखने की हिदायत की थी। रुकैया बानो समेत तमाम घर वालों ने कलमा शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करो कि रियाज भाई की जान बच गई। खबरदार जो अब उनके सामने रिश्ता ख़त्म करने की बात की, माफ़ी मांग लेना उनसे और शादी तयशुदा तारीख पर करने की यकीन दहानी कराना ताकि वो संभल जाएं, वरना उनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। नुसरत आरा, रशीद अनवर ने नीची आवाज़ में उन्हें तंबीह की, मगर फिरोज अली सुन चुके थे। मांग लूंगी माफ़ी, बस अब आप चुप करें, नुसरत आरा ने तेजी से कहा। फिरोज अली ने नाजिश और रुकैया बानो को भी ये बात बता दी थी और नाजिश ने अपने घर वालों को बताया। और यूं नुसरत आरा की सितम ज़रीफ़ी की दास्तान खानदान और मोहल्ले भर में पहुंच गई थी। भाई मुझे माफ़ कर दें, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बन गई थी। बस आप जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं, फिर अपनी सबा को दुआओं में मेरे जावेद के साथ रुखसत कीजिएगा। शादी मुकर्ररा तारीख को ही होगी। नुसरत आरा ने भीगती आवाज़ में रियाज मजीद का हाथ थाम कर कहा। नुसरत बहन, तुम सच कह रही हो ना? रियाज मजीद के मुरझाए चेहरे पर ताजगी ओढ़ आई। मुस्कुरा कर तस्दीक चाही। जी हाँ रियाज भाई, इसे अकल आ गई है। हमें सबा बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। रशीद अनवर ने मुस्कुराते हुए यकीन दिलाया। हाँ, मैंने तो खिदमत खल्क का इदारा खोल रखा है ताकि मुफ्त में बहू ब्याह के ले आऊं और जहेज तक ना लूं। नुसरत आरा ने शौहर की बात सुनकर दिल में गुस्से से कहा था। खुश रहो मेरी बहन, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। रियाज मजीद बोलते हुए तशक्कुर और इंबिसात के मारे आबदीदा हो गए। सबा इस सारी सूरत हाल से दिल गिरफ्तार और मलूल थी। वो बहुत परेशान और खौफजदा थी। जावेद उसे पसंद करता था, मगर करता वही था जो माँ कहती थी। नुसरत आरा के लालची रवैये और खुदगर्जाना सोच ने उसके प्यारे अब्बू जानी को मौत के मुंह में धकेल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से वो इनसे खौफजदा और बदगुमान हो रही थी। सबा चंदा, यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर सबके पास आकर बैठो ना। नाजिश भाभी ने उसे घर के छोटे लॉन में तन्हा बैठे देखा तो उसके पास आकर प्यार से बोली। वो उसे अपनी बहन और बेटी की तरह समझती और अजीज थी। भाभी मुझे डर लग रहा है, वो सहमी हुई आवाज में बोली। डर किस बात से चंदा? जावेद से शादी से। फुफ्फा बहुत खुदगर्ज हैं, वो मुझे चैन से नहीं रहने देंगी। आपने देखा उन्होंने अब्बू जान का क्या हाल कर दिया है। बहनें कोई ऐसे होती हैं। सबा फुफ्फो जान ने अब्बू जान से माफी तो मांग ली है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। चलो आओ अंदर, यहाँ ठंड हो रही है। नाजिश प्यार से समझाती हुई उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली तो वो खामोशी से उठकर उनके साथ अंदर चली गई। मैं मुतमईन नहीं हूँ रियाज साहब, मेरा दिल इस रिश्ते से खुश नहीं, खौफजदा है। रुकैया बानो ने ना चाहते हुए भी शौहर के सामने अपनी कैफियत बयान कर दी। रियाज मजीद 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद घर आ गए थे। अब उनकी तबीयत भी काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो आराम कर रहे थे और दवाएं बाकायदगी से ले रहे थे। रुकैया बेगम, मेरी बेटी फूलों जैसी नर्मो नाजुक है। तकदीर बनाने वाला उसके नसीब में कांटे नहीं लिख सकता। अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने यकीनन हमारी सबा के लिए बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल लिखा होगा। रियाज मजीद ने नरमी से कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रुकैया बानो ने दिल से दुआ की। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, रियाज मजीद ने यकीन से कहा तो वो भी कदरे मुतमईन होकर अपने काम में लग गई। और फिर मुकर्ररा तारीख को सबा और जावेद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। रियाज मजीद और फिरोज अली ने बहुत शान से उसे रुखसत किया था। जहेज में भी सब कुछ दिया था सिवाय नए मॉडल की कार के। नुसरत आरा भी बहुत खुश नजर आ रही थी। रशीद हाउस में सबा का इस्तकबाल भी खूब हुआ था। वो फिर भी डर रही थी। दुल्हन बनकर सबा और भी हसीन लग रही थी। गुलाबी माइल सफ़ेद रंगत थी उसकी। होंठों की बनावट ऐसी थी कि मुस्कुराए तो लगता था जैसे एक जहां मुस्कुरा रहा हो। स्याह आंखें जो जहानत और शरारत से भरी रहती थीं, आजकल खौफ के साए उनमें लहरा रहे थे। और आज ये हसीन दिल वाली लड़की जावेद की दुल्हन बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। तुम बहुत हसीन हो सबा, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर तुम्हें मेरी माँ को खुश रखना होगा। उन्हें कभी नाराज मत करना और ना ही उनकी हुक्म अदूली करना। जो कहें वो तुम्हें करना है। तुम जानती हो कि हमारी शादी किन मराहिल से गुजरकर हो पाई है। जावेद उसके रूबरू बैठा कह रहा था। जी, वो बमुश्किल इतना ही कह सकी। गाड़ी मेरी खुशी नहीं थी और अब्बू की हैसियत नहीं थी, वरना अब्बू अस्पताल ना पहुंचते। अगर सब कुछ लड़की वालों ने ही देना होता है तो लड़के की मर्दानगी, उसकी जोरे बाजू की कमाई, उसकी खुददारी, उसकी इज्जत नफ्स तो कुछ भी ना हुई ना। मर्द अपने जोरे बाजू से अपनी मेहनत से कमाता ही अच्छा लगता है।
सबा ने हिम्मत करके कह ही दिया। जावेद चुप सा हो गया, फिर अंगूठी अपने कोट की जेब में से निकालते हुए उसके हाथ की उंगली में पहनाने लगा। ये तुम्हारी रोनुमाई का तोहफा है। बहुत अच्छा है, सबा ने शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए कहा। कौन, तोहफा या दुल्हा? जावेद ने शौक नजरों से उसे देखते हुए पूछा तो वो शर्मीलेपन से हंस पड़ी। शादी के 2 माह कैसे गुजरे सबा को पता ही नहीं चला। नुसरत आरा का रवैया कभी कभी उसके साथ तल्ख हो जाता था, मगर रशीद अनवर की वजह से वो चुप हो जाती थी। जावेद को वो सिवाय रात को उसके कमरे में जाने नहीं देती थी। बाकी वक्त जब वो घर पर होता, बहाने से अपने ही किसी काम में उलझाए रखती थी। जावेद का रवैया सबा के साथ ठीक था। वो उसके मासूम हुस्न का दीवाना था, मगर माँ के सामने मोहतात रहना पड़ता था। सबा इन दोनों के रवैयों को समझने की कोशिश में हलकान हुई जाती। फिर जिस रोज सबा को लेडी डॉक्टर अर्जुमन ने माँ बनने की नवीद सुनाई तो सबा की खुशी दीदनी थी। उसे यकीन था कि अब नुसरत आरा का रवैया भी उसके साथ सही हो जाएगा, जिसका जिक्र उसने अपने घर वालों से अब तक नहीं किया था। जावेद चुप चुप सा था। सबा ने रात को उससे पूछा, जावेद आप खुश तो हैं ना? सबा, मुझे फिलहाल बच्चे नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। जावेद ने संजीदगी से जवाब दिया तो उसका दिल टूट कर रह गया। फिर भी वो उसे समझाने की गर्ज से बोली, बच्चों से तो ज़िंदगी मुकम्मल होती है, पुरलुत्फ़ और खूबसूरत होती है। होती होगी। अब मैं तुम्हें इस हालत में मोटरसाइकिल पर डॉक्टरों के पास चक्कर लगवाता फिरूंगा। जानती हो कितनी एहतियात की ज़रूरत है। इस हालत में मोटरसाइकिल पर तो बार बार झटके लगते हैं। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे अब्बू जान ने तो गाड़ी जहेज़ में नहीं दी। अब मुझे गाड़ी खरीदने दो ताकि मैं तुम्हें आराम से बाहर ले जा सकूं। बाद में करती रहना ये शौक पूरे। फिलहाल तो इस किस्से को पाक करो। जावेद ने संजीदा और तेज लहजे में कहा तो वो हैरत और दुख से उसे देखने लगी। वो सिर्फ गाड़ी के लालच में उसे ये सब सुना रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो गुनाह है, कत्ल है, और इसमें मेरी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। लोग तो तरसते हैं औलाद के लिए, और मैं अपनी औलाद को अपनी तरह महरूमियों का शिकार नहीं बनाना चाहता। अपनी औलाद को हर आसाइश देना चाहता हूँ। ये घर मेरे नाम है, गोया तुम्हारे नाम है, और गाड़ी में आइंदा 2 साल में खरीदने के काबिल हो जाऊंगा। इसके बाद तुम बच्चे पैदा कर लेना। वो उसकी बात काट कर गुस्से से बोला तो वो स्पार्ट लहजे में बोली, गाड़ी का बच्चों से क्या ताल्लुक है? और आपको बच्चे नहीं चाहिए थे तो पहले सोचना था। अब मैं ये रिस्क नहीं लूंगी। रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इस बच्चे को पैदा करना चाहती हो तो अपने बाप से कहो कि वो तुम्हें गाड़ी गिफ्ट कर दे। नाना बनने की खुशी में ही ये फरमाइश पूरी कर दें वो, वरना मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगा। संभालती रहना खुद ही। वो बेरहमी से बोला। गोया नए मॉडल की कार की फरमाइश आप लोगों ने वक्ती तौर पर भुला दी थी। अब इस बहाने फिर से अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं अब्बू से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगी। सबा ने दुखी होकर कहा, तो मैं भी तुमसे अब कोई बात नहीं करूंगा। यहाँ रहना है तो जैसा हम कहें वैसे तुम्हें करना होगा, वरना मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तुम्हारे इस हुस्न को सारी जिंदगी गले का हार बनाकर नहीं रहना है, समझी तुम? जावेद ने शफाक और धमकियामेज लहजे में कहा तो वो सहम कर रह गई। जावेद, आप बाप बनने वाले हैं। मुझे बाप बनने का कोई शौक नहीं है। अपने बाप के घर, जावेद ने उसी लहजे में जवाब दिया तो आंसू टप टप करते उसकी आंखों से बहने लगे। वो इन माँ बेटे की मसनूई और बनावटी मोहब्बत और अपनायत पर, अपने नसीब की तैरगी पर दुखी होकर रो रही थी। रियाज मजीद और रुकैया बानो को सबा के उम्मीद से होने की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुए और मिठाई लेकर सबा के ससुराल मुबारकबाद देने चले आए। वो सबा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर ले जाने का सोच कर भी आए थे। नुसरत बहन, मुबारक हो, तुम दादी बनने वाली हो। रियाज मजीद ने मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी और मिठाई का 2 किलो का डब्बा उन्हें दिया। आपको भी मुबारक हो। भाई भाभी, आप भी नाना नानी बनने वाले हैं। नुसरत आरा ने मिठाई का डब्बा लेकर मेज पर रखते हुए कहा, अल्लाह खैर से हमें ये खुशी दिखाए। रुकैया बानो ने दिल से दुआ मांगी, आमीन। रियाज मजीद और रशीद अनवर ने एक साथ कहा। सबा उनके दरमियान खड़ी शर्मो हया से मुस्कुरा रही थी। नुसरत बहन और रशीद भाई, हम सबा को कुछ दिन के लिए अपने साथ घर ले जाएं। रुकैया बानो ने मुस्कुराते हुए दोनों को इजाजत तलब नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, जरूर ले जाएं। रशीद अनवर ने बखुशी इजाजत दे दी। जावेद बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है सबा के हमारे साथ जाने पर? रुकैया बानो ने दामाद का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। मुझे क्या एतराज हो सकता है मामी, मेरी तरफ से आप सबा को हमेशा के लिए अपने घर ले जाएं। जावेद ने बेमुरवती से जवाब दिया तो सबा का दिल डूबने लगा। रियाज मजीद और रुकैया बानो ने हैरत से उसे देखा। जावेद, ये क्या मजाक है? रशीद अनवर ने उसे घूरा। भाई ले जाएं आप सबा को अपने साथ, जितने दिन चाहे सबा मैके में रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर वापस छोड़ने आए तो सबा को गाड़ी में छोड़कर जाइएगा। देखें ना, ऐसी हालत में मोटरसाइकिल पर बैठना खतरे से खाली नहीं है। और हाँ, गाड़ी यहीं छोड़ जाइएगा। सबा को डॉक्टर के पास भी तो लाना ले जाना होगा, गाड़ी में आराम से जाया आया करेगी।
नुसरत आरा ने बड़ी खूबसूरती से अपनी गाड़ी देने की फरमाइश उन तक पहुंचाते हुए कहा तो सबा शर्मिंदा होकर नजरें चुरा गई और रियाज मजीद और रुकैया बानो ने एक दूसरे को हैरत, बेबसी और दुख से देखा था। ठीक है, फिरोज अपनी गाड़ी में सबा को छोड़ जाएगा और सबा को जब डॉक्टर के पास ले जाना हुआ करेगा तो आप हमें फ़ोन कर दिया कीजिएगा। फिरोज खुद गाड़ी लेकर आ जाएगा। रुकैया बानो ने कहा तो वो बेहिसी से बोली, हम दूसरों की गाड़ी के मोहताज बनकर क्यों रहें? सबा को आप नए मॉडल की कार खरीद कर दें, इसी को आराम होगा। ले जाएं इसे अपने घर और वापस लाने से पहले गाड़ी जरूर खरीद लीजिएगा, वरना अपनी बेटी को भी अपने घर में ही रखिएगा हमेशा के लिए। वैसे भी मेरे जावेद को अभी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की ख्वाहिश नहीं है। जो बच्चा पैदा करने चली है वही उसे पालने के असबाब भी खुद करे तो अच्छा होगा। ये क्या बकवास है नुसरत आरा? रशीद अनवर गुस्से से बोले। आप बीच में मत बोलें, पहले भी मैंने आपकी वजह से गाड़ी की बात गोल कर दी थी, अब तो मैं गाड़ी के बगैर सबा को इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। नुसरत आरा ने उन्हें डपट कर तेज लहजे में कहा, कैसी लालची औरत हो तुम? सबा तुम्हारी सगी भतीजी है, खून है तुम्हारा। तुम्हें रिश्तों का कोई एहसास और पास नहीं है। लोग सुनेंगे तो थू थू करेंगे तुम पर। रशीद अनवर ने गुस्से से उन्हें देखते हुए कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, एक ही बेटा है मेरा, मैं उसकी खुशी और अपने अरमान पूरे क्यों ना करूं? अम्मी ठीक कह रही हैं अब्बू, जावेद ने भी माँ की हमायत में कहा। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने अमान में रखना, मेरी सबा अब तेरे हवाले है मालिक। रियाज मजीद दिल पर हाथ रखे शदीद तकलीफ का एहसास लिए अटक अटक कर बोले और वहीं ढेर हो गए। अब्बू, सबा की चीख पूरे घर में गूंजी थी, बेहिस औरत मार दिया अपने भाई को। रशीद अनवर ने रियाज मजीद की नब्ज और दिल की धड़कनें साकत महसूस करके गुस्से से नुसरत आरा को देखकर कहा। रुकैया बानो को तो जैसे सकता हो गया था। जावेद और नुसरत आरा कदरे शर्मिंदा से खड़े थे। रशीद अनवर ने फिरोज अली को फोन करके सूरत हाल से आगाह किया, डॉक्टर को बुलाया जिसने रियाज मजीद का हार्ट फेल हो जाने की तस्दीक कर दी। रियाज लॉज में एक क़यामत बपा थी। रुकैया बानो बड़ी मुश्किल से होश में आई थी और अपने सुहाग के उजड़ने का मातम करते हुए हर किसी को अश्कबार कर रही थी। सबा की हालत अलग गैर हो रही थी। फिरोज अली खुद को बमुश्किल संभाल पा रहे थे। नाजिश और उनके वालिदैन उन्हें तसल्ली दिलासा देने में खुद भी हलकान हो रहे थे। नुसरत आरा दुनिया दिखावे को जनाजे का मैयत का आखिरी दीदार करने आ तो गई थी, लेकिन सभी ने उन्हें नफरत भरी नजरों से देखकर मुंह फेर लिया था। जनाजा उठते ही नुसरत आरा भी उठकर अपने घर चली गई। फिरोज अली तो जावेद की सूरत देखने के भी रवादार नहीं थे। उसके लालच और खुदगर्जी ने उनके बाप को मौत के मुंह में धकेला था। वो उसे कभी माफ नहीं कर सकते थे। रियाज मजीद का चहलम भी हो गया था। सबा अभी तक मैके में थी। चहलम के अगले रोज रशीद अनवर और जावेद सबा को लेने के लिए आए तो फिरोज अली ने उसे उनके साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। मेरी बहन आपके लालची और खुदगर्ज बेटे के घर रहने नहीं जाएगी, और जावेद को तो ना बीवी की चाह है और ना बच्चे की, और गाड़ी हम दे नहीं सकते, तो फिर ये किस लिए लेने आया है सबा को? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ फिरोज़ भाई, आप मुझे एक मौका दे दें, आइंदा आपको या सबा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जावेद ने नदामत आमेज लहजे में कहा। अब वो वाकई शर्मसार था या बन रहा था। फिरोज को एतबार नहीं था उस पर। तुमने और फुफ्फो ने मेरे बाप को कब्र में पहुंचा दिया है, अब मेरी बहन को मारना चाहते हो। वो फूलों जैसी नाजुक लड़की, तुम माँ बेटे के जुल्म बर्दाश्त करती रही, हमसे एक लफ्ज नहीं कहा, अब तुम फिर से उसे टॉर्चर करने के लिए ले जाना चाहते हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिरोज अली ने गुस्से से कहा। फिरोज बेटा, ये वाकई अपने रवैये पर नादम है। बेटा, मेरी जमानत पर इसे एक मौका दे दो। भाभी जी, आप ही कुछ समझाएं ना फिरोज मियाँ को। ये रिश्ते इतने नाजुक तो नहीं हैं कि जरा सी ठेस पहुंचने पर टूट जाएं। रशीद अनवर ने फिरोज अली और रुकैया बानो को देखते हुए कहा। जरा सी ठेस? फूफा जान, मेरे बाप की मौत वाक़या हुई है आपके बेटे और बीवी की बेहिसी की बदौलत। आप उसे जरा सी ठेस कह रहे हैं। मैं और मेरी बहन यतीम हो गए हैं, हमारी माँ बेवा हो गई है, और आप कह रहे हैं जरा सी ठेस। फिरोज अली गुस्से और तलखी से तेज लहजे में बोले तो वो शर्म से जमीन में गड़ गए। मैंने कहा ना, मैं शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज़ सबा को मेरे साथ भेज दें। जावेद ने हिम्मत करके कहा। हरगिज़ नहीं। फिरोज अली गुस्से से बोले। फिरोज बेटा, बस अब मुझे बात करने दो। रुकैया बानो ने उन्हें देखते हुए कहा। अम्मी, बस बेटा, सबा से कहो अपना सामान पैक कर ले। ये अपने रवैये पर नादम है तो हमें भी बात नहीं बढ़ानी चाहिए, और फिर हम बेटी वाले हैं, बेटी वालों को तो बहुत सी ज्यादतियां बर्दाश्त करना पड़ती हैं। हमारी बेटी माँ बनने वाली है, उसे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तवज्जो, आराम और सुकून की ज़रूरत है, जो उसे शौहर के घर में ही मिल सकता है। और जावेद मियाँ, आपको अगर बच्चा नहीं चाहिए ना तो मुझे दे दीजिएगा, मैं पाल लूंगी अपनी बेटी का बच्चा। रुकैया बानो ने फिरोज अली से बात करने के बाद जावेद को मुखातिब करके कहा। मामी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बच्चे की हर जिम्मेदारी बखुशी पूरी करूंगा, आपको शिकायत नहीं होगी। जावेद ने यकीन दिलाना चाहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ और सबा को भेज देती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, नुसरत आरा से कहना कि मैं शौहर की मौत का गम तो झेल ही रही हूँ,
मगर अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रुकैया बानो ने संजीदगी से कहा तो वो सर हिलाकर रह गया। और यूं सबा फिर से रशीद हाउस आ गई। नुसरत आरा ने उसे देखते ही तंजिया लहजे में कहा, आ गई बहू रानी? अरे मुझे तो पूरा यकीन था कि रुकैया बानो बेटी को ससुराल भेजने के लिए बेचैन होंगी। तुम गए उनकी लाडली को लेने और उन्होंने फौरन साथ भेज दिया। जाहिर है शादीशुदा बेटी को मैके कौन बिठाना चाहता है। तलाक का खौफ हर जुल्म ज्यादती भुला देता है और बेटी वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। और फिर सबा तो माँ भी बनने वाली है, उसे इसके मैके वाले क्यों रखने लगे अपने पास? अम्मी प्लीज बस करें, मामू की मौत से ही कुछ सबक सीख लें, जावेद ने गुस्से से कहा तो रशीद अनवर ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ को तो मेरी और तुम्हारी मौत ही सबक सिखाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी मनहूस बात कही तुमने। नुसरत आरा ने डर कर कहा तो वो तंज से मुस्कुराकर बोले, अपने पर बात आई तो मनहूस लगी है ना? जरा रुकैया भाभी के गम को महसूस करो, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मौत का गम क्या होता है। अच्छा, बड़ी हमदर्दी हो रही है रुकैया भाभी से, तो जाओ उनकी इद्दत पूरी होते ही उनके साथ अपने दो बोल पढ़वा लो। नुसरत आरा ने तलखी से कहा तो सबा और जावेद शर्म से गुस्से से सुर्ख होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ला हौला वला कुव्वता, रशीद अनवर ने गुस्से से कहा और घर से बाहर निकल गए। जावेद का रवैया तो सबा के साथ अब ठीक हो गया था, मगर नुसरत आरा हर वक्त उसे डांटती ताने देती रहती थी। वो घर के काम भी करती थी, उन्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, मगर वो खुश होने वाली नहीं थी। सबा हर वक्त डरी सहमी रहती थी। जावेद सुबह का गया शाम को घर लौटता था और नुसरत आरा उसे सबा के खिलाफ भड़काती रहती थी। वो खामोशी से उनकी जली कटी बातें सुन लेता, कमरे में आकर सबा से कुछ नहीं कहता था, बस उसकी तबीयत का पूछकर कपड़े बदलता और सोने के लिए लेट जाता। अजीब सी दूरियां उनके बीच हायल थी। नुसरत आरा इन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। जावेद सबा को उसके मैके और चेकअप के लिए डॉक्टर के पास बाकायदगी से ले जा रहा था। डिलीवरी से 1 माह पहले सबा को वो उसके मैके छोड़ गया, क्योंकि नुसरत आरा का रवैया सबा के साथ दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा था और वो उनकी खिदमतें कर करके कमज़ोर हो गई थी। वो फिर भी उससे खुश नहीं थी। मैके जाते वक्त नुसरत आरा ने सबा से कह दिया था कि बेटा पैदा हो तो इस घर में कदम रखना, वरना वहीं रहना अपने मैके, तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। और सबा ने परेशान होकर जावेद को देखा था। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इत्मीनान से मैके जाओ। जावेद ने उसका हाथ थामकर नरमी से दबाते हुए तसल्ली दी तो वो कुछ मुतमईन हो गई थी। फिर वो दिन भी आ गया जब उसने एक नई जिंदगी जन्म दी थी। वो एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटे की माँ बनकर बहुत खुश थी कि नुसरत आरा अब उसे अपने घर आने से नहीं रोक सकेंगी। उसके मैके वाले सभी बहुत खुश थे, जावेद भी खुश था, बार बार बच्चे को प्यार कर रहा था। नुसरत आरा और रशीद अनवर भी अस्पताल आए थे अपने पोते को देखने। नुसरत आरा ने पोते को प्यार किया और 500 का नोट उसके हाथ की मुट्ठी में दबा दिया। छिला नहाकर घर आओ तो सास नंदों के लिए एक एक सोने का सेट लाना, मत भूलना। मेरे लिए 2 कड़े और 3 जोड़े कपड़ों के लाजमी होने चाहिए। नंदों के, शोहरों और बच्चों के कपड़े अलहदा होंगे। अपने ससुर के लिए भी सूट और चादर लाना। और हाँ, जावेद को सोने की अंगूठी के साथ 5 जोड़े कपड़ों के और जूते वगैरह भी होने चाहिए। सुन रही हो ना बहू रानी? नुसरत आरा ने सबा को देखते हुए कहा। जी। वो बेचारी हैरान परेशान सी उनकी सूरत देखते हुए बोली। तो जावेद ने सबा की परेशानी भांप कर उनसे कहा, अम्मी क्या हो गया है आपको? सबा दोबारा जहेज लेकर ससुराल जाएगी क्या? इतना बहुत कुछ तो मामू ने पहले ही दे दिया था। अब सबा कुछ नहीं लाएगी मैके से। बरखुरदार ये पुराने रस्म रिवाज हैं, सब देते हैं अपनी बेटी को चोचक के नाम से। तुम्हारी बीवी कोई नया काम नहीं करेगी। आखिर मुझे खानदान और बेटियों के ससुराल में मुंह भी दिखाना है। वो लोग क्या कहेंगे कि बहू रानी चोचक के नाम पर बच्चे की 4 बिछोनियां और 6 लंगोट लेकर आई है और बस। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी, समझे तुम? नुसरत आरा ने स्पार्ट लहजे में कहा। आप अगर इतनी ही नाक वाली होती तो ये सब ना मांगती। जावेद ने तलखी से कहा। ए लो, तुम्हें भी जुबान लग गई है। बीवी ने माँ के खिलाफ कान भर दिए ना, आखिर बन गए ना जोरू के गुलाम। मगर कान खोल कर सुन लो, अब की बार मैं कोई रियायत नहीं करूंगी। मेरी बला से कोई मरे या जिए, मुझे इस बार तमाम चीजें चाहिए, ये तो पुरानी रस्में हैं। नुसरत आरा ने बेटे को घूरते हुए अटल लहजे में कहा। नाजिश भाभी खामोशी से बैठी उनकी बातें सुन रही थी और उनकी अक्ल हवस पर मातम कर रही थी। उन्हें अफसोस हो रहा था कि सबा जैसी प्यारी लड़की नाकदरे और लालची रिश्तेदारों में ब्याही गई और मुसीबत में मुब्तला होकर रह गई है। सब खुद साख्ता और फजूल रस्में हैं ये। नुसरत आरा, क्यों तुम सबा को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती हो? चैन से जी लेने दो इस मासूम बच्ची को। रशीद अनवर ने उन्हें ताज्जुब से देखते हुए कहा। आपको तो मौका चाहिए अपनी तकरीर झाड़ने का। मैंने जो कहना था कह दिया है। चले यहाँ से बहू के हमायती। नुसरत आरा ने गुस्से से उठते हुए कहा तो वो भी उठकर उनके साथ ही कमरे से बाहर चले गए। 2 दिन बाद सबा अस्पताल से रियाज लाज आ गई। महविश और महरोज नन्हे से सुर्खों सफेद गपलू से बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। रशीद अनवर ने नौमौलूद का नाम दानियाल तजवीज़ किया, जो सबने बखुशी कबूल कर लिया।
नुसरत आरा रियाज मजीद की मौत के बाद से अब तक रियाज लॉज नहीं आई थी। रुकैया बानो इसी बात में खुश थी कि दामाद ने उनकी बेटी के साथ अपना रवैया और सलूक बेहतर कर लिया था। सबा, मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। दानियाल की पैदाइश की खुशी में मैंने रशीद हाउस, जो कि अब्बू ने मेरे नाम कर दिया था, अब मैंने तुम्हारे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। अब वो घर तुम्हारा है, तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकेगा। जावेद ने उसे एक बड़ा खाकी लिफाफा देते हुए नरमी से कहा, घर आपके नाम हो या मेरे नाम, बात तो एक ही थी ना, फिर आपने बाकायदा मेरे नाम क्यों लिख दिया? सबा ने हैरत और मुसर्रत से उसका चेहरा देखते हुए पूछा। बस मेरा दिल चाहा, मैंने ऐसा कर दिया सबा। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई सुख, कोई खुशी नहीं दे सका। इसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा भी हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। मैं तुमसे की गई हर ज्यादती का इजाला करूंगा इंशाल्लाह। जावेद ने उसका हाथ थामकर खुलूसे दिल से कहा तो वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू जावेद। जावेद, आप दानियाल की पैदाइश पर खुश है ना? मेरा मतलब है आपको बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी ना? यार मुझे शर्मिंदा मत करो, वो तो मैं अम्मी की बातों में आ गया था, वरना बाप बनना तो खुशकिस्मती की बात है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ सबा। जावेद ने दिल से इकरार किया। अल्लाह का शुक्र। वो हल्की फुल्की होकर मुस्कुरा दी। अच्छा, शाम को तैयार रहना, मैं एक दोस्त की गाड़ी लाऊंगा, फिर आपको और अपने बेटे को रुखसत कराकर घर ले जाऊंगा। 2.5 माह से मेरा बेडरूम तुम्हारे दीदार को तरस रहा है, तुम्हारी कमी महसूस होती है, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर अब। वो उसे चाहत से देखते हुए बोला, वाकई यकीन करो सबा, अब की बार तुम्हारे सारे खदशे और खौफ खत्म कर दूंगा। बस मुझे ये यकीन दिला दो कि तुमने मुझे मेरी हर ज्यादती, हर बेरुखी और बेहिसी के लिए मुआफ कर दिया है। जावेद उसका हाथ थामते हुए बोला, यकीन कीजिए जावेद, मैंने आपको मुआफ कर दिया है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सबा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, थैंक यू सबा, मैं शाम को आऊँगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जावेद दानियाल को प्यार करने के बाद वहां से चला गया। सबा खुशी से खिल सी गई थी और शाम तक इंतजार अब उसे तवील लग रहा था कि पहली बार उसके शौहर ने उसे अपनी मोहब्बत और अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत का एहसास दिलाया था। अपना कुल असासा, अपना 10 मरले का मकान तक उसके नाम लिखकर गिफ्ट कर दिया था। उसे ज़िंदगी आसान होती महसूस हो रही थी। अभी शाम होने में काफ़ी वक्त था और शाम से पहले ही उसकी खुशियों की शाम हो गई थी। जावेद की मौत की इत्तला ने उसके असाब शल करके रख दिए थे। उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक की टक्कर ने बहुत दूर तक उछाला था और जावेद जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। सबा को इस अंधोनाक खबर ने हिलाकर रख दिया। प्यार का रिश्ता अभी जावेद से जुड़ने भी ना पाया था कि वो अपने तमाम वादों और मोहब्बतों समेत मनो मिट्टी तले जा सोया था। सबा जानती थी कि उसे माँ की तरबियत और आदत ने मनफी सोच और रवैये का मालिक बना दिया था, मगर अब तो वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। अपनी ज्यादतियों की माफ़ी मांगकर कैसे सुकून से दुनिया से पर्दा कर गया था। रुकैया बानो अकलौती जवान बेटी की बेवगी से टूट कर रह गई थी। नुसरत आरा और रशीद अनवर का बहुत बुरा हाल था। जावेद की बहनें अकलौते भाई की मौत पर तड़प तड़प कर रो रही थी। सबा रशीद हाउस पहुंची तो नुसरत आरा ने उसे कोसने देने शुरू कर दिए। आ गई डाइन, मेरे बेटे को खा गई, हाय मेरा लाल, मेरा अकलौता बेटा था। मेरा जावेद इस मनहूस की नहूसत की नजर हो गया। अब तू यहाँ क्या लेने आई है? दफा हो जा यहाँ से। मर गया है वो जिसके नाम से जुड़ के तू इस घर में आई थी। दफा हो यहाँ से डाइन। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, सबा ने रोते हुए जवाब दिया। खानदान भर की औरतें उसे गले लगाकर तसल्ली देने लगी। नुसरत आरा को समझाने लगी, जो पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी, रो रही थी। जावेद चला गया था हमेशा के लिए और उसे अपने 1.5 माह के बच्चे के साथ तड़पता छोड़ गया था। रात को सबा अपने और जावेद के मुश्तरका बेडरूम में जाने लगी तो नुसरत आरा ने उसका बाजू पकड़कर जोर से खींचा और परे धकेल दिया। तू यहाँ कहाँ जा रही है मनहूस? ये मेरे बेटे का कमरा है, कोई हक नहीं है तेरा इस कमरे पर। क्यों हक नहीं है मेरा इस कमरे पर? मैं जावेद की बेवा हूँ, मेरा इस कमरे में ही नहीं, इस घर पर भी पूरा हक है फुप्पो। वो रोती हुई बोली तो रशीद अनवर ने नुसरत आरा के पास आकर दिलगीर लहजे में कहा, सबा ठीक कह रही है नुसरत बेगम, इस घर पर इसका पूरा हक है। जावेद की जायदाद ये घर ही है और ये जावेद की बेवा का हक है। कुछ नहीं दूंगी मैं इसे, इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। ये मेरे अकलौते बेटे की मौत की जिम्मेदार है। नुसरत आरा ने रोते चीखते हुए हजियानी अंदाज में कहा, अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो नुसरत बेगम। तुमने जो कुछ अपने भाई और भतीजी के साथ किया है ना, तुम्हारा वही किया धरा तुम्हारे सामने आया है। मेरा अकलौता बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बाजू, मेरा सहारा, तुम्हारी लालची तबीयत, खुदगर्जी, बेहिसी और सफाकी की वजह से आज मुझसे जुदा हुआ है। तुमने कुदरत के गजब को खुद दावत दी है। तुम हो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार। तुम कातिल हो सबा के सुहाग की और दानियाल के बाप की। सुना तुमने? रशीद अनवर ने रोते हुए गुस्से से लरसते लहजे में कहा और वहां से चले गए।
नुसरत आरा दानियाल के नाम पर चौंक सी गई और सबा पर झपट पड़ी। दानियाल, दानियाल मेरे जावेद का बेटा, कहाँ है दानियाल? बोलो, मेरे जावेद का बेटा मुझे वापस करो। वो मेरा बेटा है, एक डाइन का बेटा, एक मनहूस का बच्चा। आप इसे लेकर क्या करेंगी? मैं अपना बच्चा आपको नहीं दूंगी, सबा ने रोते हुए कहा। रुकैया बानो उसे नुसरत आरा के शिकंजे से छुड़ाकर ले गई जावेद के बेडरूम में और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। दानियाल रियाज लॉज में ही था। नाजिश भाभी वापस चली गई थी, वही इसे संभालने का यकीन दिला गई थी। यहाँ गमज़दा और जारहाना माहौल में सबा दानियाल को संभाल भी नहीं सकती थी। सबा बेटा, मुझे नहीं लगता कि नुसरत तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन टिकने देगी। ये तो तुम्हें इद्दत भी पूरी नहीं करने देगी। तुम यहाँ से अपना ज़रूरी सामान समेट लो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, रुकैया बानो ने पुरगम लहजे में कहा। तो वो रोते हुए पूछने लगी, अम्मी, जावेद ने मुझे ये घर गिफ्ट किया था, क्या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ? तुम नहीं छोड़ोगी तो नुसरत आरा तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर देगी। वो तो तुम्हें अभी घर से निकाल रही थी। सबने नुसरत आरा का तुम्हारे साथ सलूक देख ही लिया है। बस कल वापस चलना, मैं तुम्हें मजीद इस जहन्नुम में नहीं रहने दूंगी। रुकैया बानो ने उसे अपने सीने से लगा कर कहा तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मगर नुसरत आरा के बयान और सबा के कोसने अब भी जारी थे। बिलाखिर रुकैया बानो का जब्त और सब्र जवाब दे गया और गुस्से से गोया हुई। नुसरत आरा, बस करो, तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे बेटे को मिली है। मेरी बेटी भरी जवानी में बेवा हो गई, नवासा यतीम हो गया है। तुम्हें कोई परवाह नहीं थी ना कि कोई जिए या मरे, तो अब किस लिए बयान कर रही हो? क्यों आंसू बहा रही हो? मेरा और मेरी बेटी का सुहाग उजाड़ कर भी तुम्हारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी। बहुत लालच किया था ना तुमने, गाड़ी चाहिए थी ना तुम्हें, जिसकी खातिर तुमने मेरी मासूम बेटी का जीना हराम कर दिया था। देख लिया अपनी बेहिसी का नतीजा, तुम्हें गाड़ी तो फिर भी ना मिल सकी। लेकिन तुम्हारे बेटे की जिंदगी की गाड़ी हमेशा के लिए रुक गई है, बंद हो गई है, और यही तुम्हारी सजा है कि तुम अब सारी जिंदगी अपने इकलौते बेटे की अब्दी जुदाई के गम में मातम करती रहो। मर गया है जावेद, अब कैसे करोगी इसकी दूसरी शादी, ऐसी लड़की से जो कार कोठी जहेज में लेकर आएगी? बोलो, अब किसके सर पर सहरा सजाओगी? मर गया है वो प्यारा सा बच्चा जिसकी तुमने कदर नहीं की। बकवास बंद करो, नुसरत आरा गुस्से से चिल्लाई। निकल जाओ मेरे घर से, ले जाओ अपनी मनहूस बेटी को मेरे घर से। मैं अपने पोते को खुद आकर छीन लूंगी, नहीं रहने दूंगी तुम्हारे साथ। दफा हो जाओ यहाँ से। नुसरत आरा ने सबा को बाकायदा धक्के देकर दरवाजे की जानब धकेला था। वो गिरते गिरते बची थी। रशीद अनवर ने उसे संभाल लिया था। फूफा जान, सबा उनके सीने से लिपट कर रो पड़ी। सबा बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस घर में वो मोहब्बत और इज्जत नहीं दिलवा सका जो तुम्हारा हक थी। तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, ये औरत अपने हवास में नहीं है, ये तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। बच्चा भी तुम्हारे लिए तड़प रहा होगा। दानियाल को तुम्हारी अशद ज़रूरत है, तुम जाओ उसके पास। मैं तुम्हारी फूफो को समझाने की कोशिश करूंगा, बस हौसला रखो, तुम तो बहादुर लड़की हो, रशीद अनवर ने भीगती आवाज़ में कहा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से उसे खुद से अलहदा करके उसके आंसू साफ किए। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है रशीद अनवर, मैं इस मनहूस को अपने घर में अब एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। नुसरत आरा ने उनकी बातें सुनकर गुस्से से हाँफते हुए कहा, मत करें बर्दाश्त, हमारे घर में सबा के लिए बहुत जगह है, हम पे ना ये भारी है ना उसका बेटा। चलो सबा, लानत भेजो इस घर पर। फिरोज अली ने गुस्से से उन्हें देखते हुए कहा और सबा का हाथ पकड़ लिया। भाईजान, ये घर जावेद ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरे नाम लिख दिया था। सबा ने रोते हुए बताया तो नुसरत आरा को बड़े जोर का झटका लगा। क्या कहा? ये घर जावेद ने तुम्हारे नाम लिख दिया था? झूठी मक्कार, शौहर के मरते ही उसकी जायदाद पर काबज हो गई। मैं तुझे रहने दूंगी तो ये तेरा घर रहेगा ना? नुसरत आरा ने सबा पर दो हथड़ मारते हुए गुस्से से कहा। शौहर की जायदाद पर बेवा का ही हक होता है, और जावेद ने तो अपनी जिंदगी में ही ये घर अपनी बीवी के नाम लिख दिया था। सबा चाहे तो आपको खड़े खड़े इस घर से बेदखल कर सकती है। आप क्या सबा को इस घर से निकालेंगी? सबा को कानूनी इख्तियार हासिल है, इस घर की मलकियत के कागजात सबा के पास मौजूद हैं। ना तो आप सबा से ये घर इस तरह चीख चिल्लाकर और ताने और इल्जाम लगाकर छीन सकती हैं, और ना ही उसका बेटा, उसे छीनने का कानूनी हक आपको मिल सकता है। इतने बड़े सानहे से भी आपको सबक नहीं मिला तो आप क्या चाहती हैं कि इस घर की कानूनी वारिस सबा जावेद आपको इस घर से निकल जाने का हुक्म दे दे? जरा सोचिए फूफो जान, अगर ऐसा हो जाए तो आप कहाँ जाएंगी? फिरोज अली ने संजीदा, स्पाट और तेज लहजे में कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नुसरत आरा ने सटपटा कर कहा। नहीं, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, मगर शायद आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, जो अपनी असल शक्ल आपको इस आईने में नजर नहीं आ रही। चलो सबा, अपना सामान उठाओ, फिरोज अली ने जवाब दिया और सबा का हाथ पकड़कर रुकैया बानो को साथ लेकर वहां से चले गए। और नुसरत आरा हक्का बक्का खड़ी रह गई। अब तो समझ जाओ, सुधर जाओ नुसरत आरा बेगम। रशीद अनवर की आवाज़ उनके समात में गूंजी। अम्मी, सही तो कह रहे थे मामी लोग, क्या मिला आपको लालच करके, सबा और मामू जान पर जुल्म करके अपना अकलौता जवान बेटा गंवा दिया हमेशा के लिए।
नुसरत आरा की बड़ी बेटी अस्मत आरा रोते हुए बोली, अम्मी सबा को दुखी करके आपने सारी जिंदगी के लिए अपना दामन दुखों से भर लिया है। खत्म कर दें अब ये नफरत और लालच का खेल जिसमें आपका बेटा अपनी जिंदगी हार गया है। सबा से माफी मांग ले, अगर उसने सचमुच आपको इस घर से निकल जाने का अदालती नोटिस भिजवा दिया तो फिर आप क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? छोटी बेटी रिफत आरा ने संजीदगी और रंजीदगी से समझाते हुए सवाल किया। तो वो गुमसुम सी, हैरान, परेशान और कदरे पशेमान सी इन सबके चेहरों को तकती हुई अपने कमरे में चली गईं। सबा को सब घर वालों ने अपनी मोहब्बत, अपने साथ का यकीन दिलाकर काफी हद तक संभाल लिया था। खानदान और मोहल्ले वालियां सबा से शौहर की मौत पर ताज़ियत करने के लिए आईं तो उसे तरस खाई और रहम भरी नजरों से देखती, और कुछ तो सारे हालात जानते हुए भी सबा को मनहूस कहने से भी न झिझकती। नुसरत आरा की बहन सतवत आरा ने सबके सामने कहा था, सबा तो है ही मनहूस, पहले माँ का सुहाग उजाड़ दिया, फिर अपना सुहाग मौत की वादी में धकेल दिया। उम्र देखो उसकी और इसकी नहुसत देखो कितनी ज्यादा है, तौबा तौबा। नुसरत का तो एक ही बेटा था, उसे भी इस लड़की की नहुसत खा गई और सबा अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई थी। फिर रुकैया बानो ने, नाजिश भाभी और फिरोज अली ने उसे बहुत मोहब्बत से समझाकर संभाल लिया था, और उसने भी गमों और आंसुओं की चादर उतार फेंकने का फैसला कर लिया। अपने बेटे दानियाल के लिए उसने खुद को मजबूत बना लिया और अपनी तालीम जारी रखने का फैसला कर लिया था। फिरोज अली ने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आमादा देखकर उसकी बहुत हौसला अफजाई की। वो उसे फिर से जिंदगी की जानिब लाना चाहते थे। उन्हें एहसास था कि उन सब ने कम उम्री में उसकी शादी करके, वो भी नुसरत आरा के मिजाज को जानने के बावजूद, उस पर बहुत जुल्म किया था, और अब वो इस ज्यादती, जुल्म और अजियत भरे फैसले की तलाफी करना चाहते थे। रुकैया बानो ने दानियाल को संभाल लिया था, उनका भी दिल बहल गया था। उसके काम करते, उसकी शरारतें देखते वो अपना गम भूल जाती थी, लेकिन सबा के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहती थी। वो अपनी जिंदगी में उसका घर बसते हुए देखना चाहती थी, जबकि सबा ने अब शादी ना करने का ऐलान कर दिया था। वो एक तजर्बे से ही बहुत हरासा और परेशान हो चुकी थी। उसने एमएससी केमिस्ट्री में दाखिला ले लिया था। बीएससी में उसने साइंस ग्रुप में टॉप किया था। उसकी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई और दानियाल की जानिब मबजूल हो गई थी। सबा के लिए कई रिश्ते आए हुए थे, एक तो बच्चे वाला था, दो कवारे थे, अच्छी जॉब कर रहे थे। सबा को बच्चे के बगैर कबूल करने पर आमादा थे। उनकी शर्त यही थी कि सबा का बच्चा उसके मैके में ही रहे। एक ने सबा को बच्चे समेत कबूल करने की यकीन दहानी कराई थी। अच्छा अमीर शख्स था, रियाज मजीद के दोस्त का भतीजा था, उम्र में सबा से 13 बरस बड़ा था। रुकैया बानो इस रिश्ते को सबा के लिए मुनासिब ख्याल कर रही थी और कबूल करना चाहती थी, लेकिन सबा ने शादी करने से इनकार कर दिया। अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे उस शख्स पर एतबार नहीं है। मैं अपने बेटे को सौतेले बाप के जुल्म का शिकार नहीं होने देना चाहती। और उसे जानता कौन है? जिन्हें जानते थे उन्होंने तो बहुत अच्छा सलूक किया था ना मेरे साथ, जो आप मुझे अनजान लोगों में ब्याहना चाहती हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब करूंगी, आप पर या भाईजान पर बोझ नहीं बनूंगी। सबा ने संजीदगी से कहा। कैसी बातें कर रही हो सबा, तुम हमारी बहन बेटी हो, बोझ नहीं हो हम पर। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के अखराजात उठाने की सलाहियत और अहलियत रखता है। दोबारा ऐसी बात मत कहना, फिरोज अली ने बेकरार होकर कहा। सॉरी भाईजान, इट्स ओके, तुम दिल लगा कर पढ़ो, जॉब करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस तुम खुश रहा करो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत अहम है। शादी किस्मत में होगी तो अपने वक्त पर दोबारा हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जख्म अभी हरे हैं, इसलिए इस मौजू को छेड़ना मुनासिब नहीं है। तुम्हारी शादी अब तुम्हारी मर्जी से होगी। तुम्हें जो प्रपोजल मुनासिब लगे, जिससे तुम्हारा दिल मुतमईन हो, हमें बता देना, फिर हम अच्छी तरह देखभाल के बाद कोई फैसला करेंगे, ठीक है ना? फिरोज अली ने उसके सर पर दस्ते शफकत रखकर कहा, तो उसने असबात में सर हिला दिया। वो यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो दानियाल को हस्बे मामूल अपना मुंतजर पाया। वो 7 माह का हो गया था। सबा उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। डोरबेल बजी तो वो दानियाल को उठाए हुए ही गेट तक आ गई। कौन है? जी मैं फिरोज साहब से मिलना चाहता हूँ, बाहर से एक मर्दाना आवाज आई। सबा ने दूरबीन से देखा और गेट का छोटा दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। सबा ने अपने सामने ऊंचे, लंबे, खिली खिली गंदमी रंगत वाले, स्याह आंखों में जहानत की चमक लिए क्लीन शेव खूबरू शख्स को हैरानगी से देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं एहसन कमाल हूँ, 5 साल बाद लंदन से लौटा हूँ, फिरोज का दोस्त हूँ, क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? एहसन कमाल ने उसके सभी हसीन चेहरे को और इसकी बाहों में हुमकते प्यारे से दानियाल को देखते हुए अपना तारुफ कराया। जी भाईजान अक्सर आपका जिक्र करते हैं, तशरीफ लाइए। सबा ने संजीदा मगर अपने नरम धीमे लहजे में कहा तो वो अंदर दाखिल हो गए। शुक्रिया। सबा आगे बढ़ी तो उन्होंने पूछा, आप सबा है ना, फिरोज की बहन? जी हाँ। सबा ने रुक कर उनकी तरफ देखा। और ये प्यारा सा बच्चा यकीनन फिरोज का बेटा है, वो दानियाल को प्यार करते हुए बोले, जो उन्हें देखकर हंस रहा था।
बहुत ही खुश मिजाज बच्चा था। वो अजनबी को देखकर रोने की बजाय हंसने मुस्कुराने लगता था और उसकी मासूम मुस्कुराहट और हंसी दिल को मोह लेती थी। एहसन कमाल को भी दानियाल पर बेख्तियार प्यार आ रहा था। जी नहीं, ये उनका भांजा है, सबा ने बताया। ओह आई सी। एहसन कमाल को हैरत का झटका लगा था। सबा तो उन्हें बहुत गुड़िया सी छोटी सी लड़की दिखाई दे रही थी और उन्हें यह भी मालूम था कि फिरोज अली की सिर्फ एक ही बहन है। बचपन में कभी सबा को देखा था, वो बहुत ही मासूम सी गुड़िया जैसी थी। तब भी आप मैरिड हैं? जी मैं बेवा हूँ, दानियाल मेरा बेटा है। माय गॉड, एहसन कमाल बहुत दुख से बोले। बहुत दुख हुआ है मुझे ये सुनकर। आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं भाईजान को भेजती हूँ। वो उन्हें ड्राइंग रूम तक लाते हुए बोली तो उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। दानियाल बेटा आओ मेरे पास। एहसन कमाल ने दानियाल की तरफ हाथ बढ़ाए तो वो हंसता मुस्कुराता फौरन उनकी बाहों की तरफ लपक गया। बहुत प्यारा बेटा है। एहसन कमाल ने दानियाल को गोद में लेकर उसका गाल और माथा चूम लिया। फिरोज अली जो अपने कमरे में थे उन्हें इत्तला करने के बाद किचन में चली गई और एहसन कमाल की खातर मदारत का एहतमाम करने लगी। चाय के साथ शामी कबाब, पिज़्ज़ा, केक, बिस्किट और निम्को वगैरह ट्रॉली में सेट करके वो ड्राइंग रूम में ट्रॉली लेकर पहुंची तो रुकैया बानो को भी वहां मौजूद पाया। वो तीनों उसे देखते ही एकदम खामोश हो गए थे। फिरोज अली ने एहसन कमाल को सबा की शादी और नुसरत आरा के सलूक से लेकर जावेद की मौत तक की सारी कहानी हरफ बहरफ सुनाकर अफसुर्दा कर दिया था। जाने क्यों सबा को देखकर एहसन के दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। दानियाल को मुझे दे दीजिए, ये आपको चाय नहीं पीने देगा, सबा ने एहसन कमाल के पास आकर कहा, जो दानियाल को अब तक अपनी गोद में बिठाए हुए था और वो भी उनके हाथ में मौजूद चेन और घड़ी से खेल रहा था, खुश हो रहा था। एहसन कमाल ने अपने मोबाइल कैमरे में दानियाल की हंसती मुस्कुराती तस्वीर महफूज कर ली थी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। एहसन कमाल ने दानियाल को प्यार करने के बाद सबा की तरफ बढ़ा दिया। वो उनकी चेन हाथ में लिए सबा की गोद में आ गया था। दानियाल बेटा ये वापस करें, शाबाश। सबा ने की चेन मुश्किल उसके हाथ से छुड़ाकर एहसन कमाल की तरफ बढ़ाई और दानियाल को लेकर वहां से बाहर निकल गई। एहसन कमाल रियाज ला जाने के बाद से बिला इरादा सबा और दानियाल के मुतल्लिक ही सोच रहे थे। दानियाल की मासूम हंसी और सबा की आंखों में तैरती नमी ने उन्हें बेकल और बेकरार कर दिया था। उन्हें सबा के साथ होने वाली ज्यादती और उसकी कम उम्र की बेवगी पर बहुत दुख हो रहा था। उस पर रुकैया बानो की बेवगी और सबा के मुस्तकबिल के मुतल्लिक दिन रात की परेशानी ने भी अफसुर्दा कर दिया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सबा और दानियाल के लिए इस कदर दुखी और मुतफक्कर क्यों हो रहे हैं। वो किसी भी तरह से सबा के दुखों को खुशियों में बदलना चाहते थे। क्यों और कैसे, ये वो नहीं जानते थे। रियाज लाज के दरो दीवार और मकीन हैरत की तस्वीर बने हुए थे। आज एक अरसे के बाद नुसरत आरा ने अपने मरहूम भाई के घर में कदम रखा था। सबका ख्याल था कि उन्हें अपनी ज्यादतियों का एहसास हो गया है और वो इन सबसे खासकर सबा से माफ़ी मांगने आई हैं। लेकिन उन्होंने सबा को देखते ही हाकमाना अंदाज में कहा, मेरा पोता और मकान के कागजात मेरे हवाले कर दो। मुझे तुम्हारी मक्कारी का पता चल गया है। जावेद को शीशे में उतार कर उसका मकान अपने नाम करा लिया था ना तुमने। मुझे वकील ने सब कुछ बता दिया है। वापस करो मेरा मकान। मैंने आपको यहाँ आने से पहले ही बता दिया था कि जावेद ने वो घर मेरे नाम कर दिया है। आपने शायद मेरी बात को मजाक या झूठ समझ लिया था। सबा ने उन्हें देखते हुए कहा तो उस वक्त रशीद अनवर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और नुसरत आरा को देखते ही बोले, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ आकर कोई फसाद मत खड़ा करना, मगर तुम चली आई। क्या कहा है तुमने सबा से? बोलो। अपना हक मांगा है, नुसरत आरा ने तेज लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा कोई हक नहीं है अब सबा और उसके बेटे पर, और ना ही इस घर पर। समझी? किस मुंह से आई हो यहाँ अपना पोता और मकान मांगने? रशीद अनवर ने गुस्से से कहा तो वो गुस्से से बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ये लोग अगर सीधी तरह मेरा पोता मुझे नहीं देंगे तो मैं अदालत से रजू करूंगी और सबा पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि अदालत उसे बच्चे की परवरिश के काबिल ना समझते हुए बच्चा उसे छीन कर मुझे दे देगी और आप इस बच्चे को उसकी माँ के खिलाफ कर देंगी। उसके दिल में उसकी माँ और ननिहाल वालों के लिए नफरत भरेगी। फूफो जान, फिरोज अली ने उन्हें देखते हुए तल्खी से कहा, रुकैया अपने बेटे से कहो कि मेरे और सबा के मामले में मत बोले। क्यों ना बोले? फिरोज भाई है सबा का। आपको तो अपने बेटे की मौत ने भी नहीं बदला। न जाने कब अकल आएगी आपको। आपकी भी दो बेटियां हैं। किसी की बेटी को दुख और अजियत देकर क्या आप समझती हैं कि आपकी बेटियां अपने ससुराल में खुश रह सकेंगी? नाजिश ने रुकैया बानो के बोलने से पहले ही उन्हें खरी खरी सुना दी। जब तक उनकी अपनी कोई बेटी मैके आकर हमेशा के लिए नहीं बैठेगी इन्हें अकल नहीं आएगी। फिरोज अली ने स्पार्ट लहजे में कहा, बकवास बंद करो लड़के। खबरदार जो मेरी बेटियों के मुतल्लिक कोई बात की हो, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। नुसरत आरा ने गुस्से से बोलते हुए फिरोज अली को खूनख्वार नजरों से देखा तो फिरोज अली को हंसी आ गई। फिरोज बेटा, तुम इस नादान औरत की गलतियों की सजा मेरी बेटियों को मिलने की बद्दुआ मत करो।
یہ تو ہے ہی بے عقل اور لالچی عورت. میں تم سب سے اس کی زیادتیوں کی معافی مانگتا ہوں. رشید انور نے شرمندگی اور بے بسی سے پر لہجے میں کہا تو وہ نرمی سے بولے. پھوپھا جان، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس آپ کی دعائیں چاہیے اور مجھے اپنا پوتا اور مکان چاہیے. نصرت آرا نے غصے سے کہا. رقیہ بانو صدمے سے گنگ بیٹھی تھی. صبا دانیال کو اپنے سینے سے لگائے پریشان اور ہراساں بیٹھی تھی. دانیال میں تو اس کی جان تھی، وہ اسے خود سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. آپ کو دانیال نہیں مل سکتا اور اسے حاصل کرنے کا جو گھٹیا طریقہ آپ نے بنایا ہے آپ اس پر بھی عمل نہیں کر سکتی. کریں گی تو خود گرفتار ہو جائیں گی. میں نے آپ کی ساری باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی ہیں. فیروز علی نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو ان کا رنگ اڑ گیا. سن لیا تم نے؟ اب اس عمر میں مجھے بھی ذلیل کرواؤ گی اور خود بھی رسوا ہوگی. پہلے کا کم باتیں بنائی ہیں خاندان والوں نے. تمہارے بے حس اور لالچی رویے اور سلوک پر جو کسر رہ گئی ہے وہ اب پوری کر لینا. رشید انور نے غصے سے نصرت آرا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی. ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ بیٹا تو یہ ڈائن نگل گئی ہے، اب ہمارا گھر بھی ہڑپ کرنا چاہتی ہے. مجھے آپ کا گھر جس پر جاوید کی بیوہ اور ان کے بچے کی ماں ہونے کے ناطے پورا حق ہے، بلکہ یہ دانیال کا حق ہے. نہیں چاہیے نصرت آرا، میں اپنا اور اپنے بیٹے کا حق چھوڑتی ہوں. ایک بیوہ اور یتیم کا حق کھانے سے اگر آپ کی روح کو قرار آتا ہے، دل کو سکون مل سکتا ہے، تو میں وہ مکان جو قانونی طور پر میرے نام سے آپ کے نام منتقل کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے علم تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا، اسی لیے میں نے آپ سے وہ مکان خالی کرنے کا مطالبہ حق رکھتے ہوئے بھی نہیں کیا. میں مکان آپ کو دے رہی ہوں، لیکن آپ کو اس کے بدلے میں ایک تحریر لکھ کر دینا ہوگی. صبا نے سنجیدگی سے کہا. کیسی تحریر؟ یہی کہ آپ مجھ سے دانیال کی کسٹڈی کا مطالبہ کبھی نہیں کریں گی اور نہ ہی اسے مجھ سے چھیننے کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گی. دانیال پر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا، جسے آپ نے منحوس قرار دے دیا تھا. اس پر آپ اپنی محبت کیوں کر نچھاور کر سکتی ہیں؟ پھپھا جان دانیال سے جب چاہے مل سکتے ہیں، لیکن آپ دانیال سے صرف اسی صورت میں مل سکیں گی جب آپ کے دل میں پوتے کی حقیقی محبت جنم لے گی. بولیے منظور ہے؟ اگر نہیں تو میں آپ کو عدالت کی طرف سے اپنا مکان خالی کرنے کا نوٹس بھی بھجوا سکتی ہوں. پھر آپ کو نہ پوتا ملے گا نہ ہی مکان. اپنا کوئی ٹھکانہ دیکھ لیجیے گا. صبا نے نہایت سنجیدہ اور پر اعتماد لہجے میں کہا اور سب کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ نصرت آرا کو پریشان کر دیا تھا. احسن کمال کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے اور ان سب کی گفتگو سنتے ہوئے وہیں دروازے پر رک گئے تھے. صبا کی ذہانت کے قائل ہو گئے تھے وہ. ٹھیک ہے، مکان کے کاغذات لاؤ. نصرت آرا نے لمحے بھر کو سوچ کر کہا تو رشید انور شرمندگی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے. بھائی جان، آپ وکیل کو فون کر کے بلا لیں تاکہ یہ معاملہ ابھی طے ہو جائے اور انہیں دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. صبا نے فیروز علی کو دیکھتے ہوئے کہا تو احسن کمال باہر سے واپس چلے گئے. اوکے. فیروز علی نے وکیل کو فون کر دیا. دانیال سو گیا تھا. صبا نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور لاکر میں سے مکان کی رجسٹری وغیرہ کا لفافہ نکال لیا. جاوید کی فریم شدہ تصویر اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی. صبا کی نظر تصویر پر پڑی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر اٹھا لی. سوری جاوید، میں آپ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتی. آپ کا یہ تحفہ میں آپ کے والدین کو لوٹا رہی ہوں. میرے خیال میں اس تحفے کی آپ کے ماں باپ کو زیادہ ضرورت ہے اور یقیناً آپ میرے اس عمل سے خوش ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کے والدین کے سر سے چھت نہیں چھینی بلکہ انہیں ان کی چھت ہمیشہ کے لیے لوٹا رہی ہوں. صبا نے جاوید کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا اور جانے کیوں وہ تصویر لاکر میں رکھ کر لاکر بند کر دیا تھا. صبا، مجھے تم پر فخر ہے گڑیا. فیروز علی نے ساری کارروائی مکمل کرتے ہوئے اور نصرت آرا کے نام کاغذات منتقل ہونے کے بعد اس کے سر پر دستی شفقت رکھ کر کہا. تھینک یو بھائی جان. وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی. صبا میری لاڈلی، تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے. اللہ تیرے سارے غم، سارے دکھ درد دور کر دے، تجھے ڈھیروں خوشیاں دے. رقیہ بانو اتنی دیر بعد اب بولی تو صبا کو گلے لگا کر رو پڑی تھی. صبا بھی ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئی تھی. کمال احمد اور زرینہ کمال احمد کا تعلق دولت مند گھرانے سے تھا. ان کے 3 بچے تھے. محسن کمال بڑے بیٹے تھے، احسن کمال چھوٹے بیٹے. ان سے 4 سال چھوٹی ایک بہن تھی، تسمینہ. محسن کمال اور تسمینہ کی شادی اکٹھی ہوئی تھی اور خاندان میں ہوئی تھی. محسن کمال کی بیوی ریحانہ کمال احمد کی سگی بھتیجی تھی. ان کے 2 بیٹے تھے. تسمینہ کی شادی زرمینہ کمال احمد کے بھتیجے زبیر صدیقی سے ہوئی تھی. ان دونوں کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. کمال احمد نے اپنی جائیداد اولاد میں تقسیم کر دی تھی. خود اپنی فیکٹری چلا رہے تھے. محسن کمال مل اونر تھے اور احسن کمال نے لندن سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ وہاں کی معروف کمپنی میں 3 سال ملازمت بھی کی تھی اور حال ہی میں وطن واپس لوٹے تھے. زرمینہ کمال احمد اب ان کی شادی کرنے کی خواہش مند تھیں اور انہیں کئی لڑکیاں دکھا چکی تھیں. انہیں کوئی لڑکی دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچانے والی لگی ہی نہیں تھی. حالانکہ مسز زرمینہ کمال احمد نے انہیں ایک سے ایک اچھی، خوبصورت، پڑھی لکھی اور امیر لڑکی دکھائی تھی اور کئی لڑکیاں تو خود ان سے ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھیں. مگر احسن کمال کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ انہیں یہ پھول پھول منڈلاتی رنگ برنگی تتلیاں اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہی ہیں.
बल्कि वो मासूम सी बादे सबा जैसी पाक साफ निखरी निखरी दिलकश और सादा सी। सबा रियाज जो एक फरिश्ते जैसे बच्चे की माँ भी थी, बुरी तरह उन्हें घायल कर चुकी थी। उन्होंने बहुत दिनों तक अपनी इस कैफियत को जुटलाने की समझने की कोशिश की। कहीं ये जज्बा, ये एहसास सबा से हमदर्दी, तरस या रहम की कोई शक्ल तो नहीं है। लेकिन वो हर बार इसी नतीजे पर पहुंचे कि वो सफ़ेद लिबास में मलबूस पाकीज़ा सी लड़की उनके दिल में मोहब्बत की सूरत विराजमान हो गई है। वो आंखें बंद करते तो सबा की सभी हसीन सुंदर सूरत उनकी बंद आंखों के पर्दों पर आकर ठहर जाती। आंखें खोलते तो उसका मरमरी पैकर अपने पास चलता फिरता खुशबू लुटाता हुआ महसूस होने लगता। बिल आखिर वो खुद से हार गए, इस छोटी सी लड़की के सामने दिल हार गए और सबा को अपनी जिंदगी में शामिल करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। इस इरादे में रहम या हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सच्चा बेरिया और पुरखलूस जज्बा मोहब्बत कार फरमा था। उनका दिल सबा के साथ के लिए तड़पने मचलने लगा था। उन्हें दानियाल की मासूम हंसी और मुस्कुराहट बेकरार करने लगी, तो उन्होंने सबा से बात करने का फैसला कर लिया। और फिर सबा और अपनी माँ का जवाब उन्हें बहुत जल्द मिल गया था, ऐसा जवाब जो उन्हें दुख से दो चार किए हुए था। एहसन कमाल यादों के भंवर से निकल आए और बेख्तियार अंदाज में सबा से मिलने और दानियाल से खेलने के ख्याल से रियाज लॉज की जानिब चल दिए। सबा घर के छोटे से लॉन में फूलों पौधों को पानी लगा रही थी और दानियाल करीब ही प्राम में बैठा खिलौनों से खेलने के साथ साथ सबा की बातों की जानिब भी मुतवज्जो हो रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था। सबा, एहसन कमाल की आवाज़ करीब से आई थी। उसने मुड़कर देखा। वो स्याह पैंट कोट और बाइल ग्रीन कलर की शर्ट में मलबूस थे और बेहद वजीहा मगर अफसुर्दा दिखाई दे रहे थे। सबा का दिल बेकरार होने लगा था, जाने क्यों। शायद उसे उनके खलूस और उनकी मम्मी के इनकार का अंदाज़ा हो गया था। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। सबा ने पानी का पाइप क्यारी में छोड़कर नल बंद करते हुए पूछा। वो सफ़ेद लिबास में ही मलबूस थी अब भी। पता तो मुझे भी नहीं चला सबा कि आप कब और कैसे आईं और मेरे दिलो रूह की दुनिया तहवाला करके मेरे वजूद में समा गईं। मैं कितना बेबस हो गया हूँ, वो अफसरदगी से बोले। आपकी मम्मी ने इनकार कर दिया ना? सबा उनकी हालत से अंदाज़ा लगाते हुए दुख से बोली, तो उन्होंने हैरानगी से उसका चेहरा देखा, जहाँ मेकअप नाम की कोई चीज़ नहीं लगी थी। कुदरती हुस्न की दौलत से मालामाल थी वो, भला उसे मेकअप की क्या ज़रूरत थी? इकरार तो आपने भी नहीं किया था सबा। मुझे बताइए सबा, मैं क्या करूं? मैं ना तो अपने दिल को समझा सकता हूँ और ना ही अपनी माँ को समझा पा रहा हूँ। ऐसे कैसे जीऊंगा मैं? एहसन कमाल ने बेबसी से भीगते लहजे में पूछा तो वो तड़प उठी। आप अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर ले। प्यार मैं आपसे करता हूँ और शादी मम्मी की पसंद से कर लूँ। नो नेवर। मैं किसी के साथ झूठी और मुनाफकत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। सबा, मैं खुद मुख्तार हूँ। मेरी इंग्लैंड में जॉब है, यहाँ फैक्ट्री और घर है मेरे नाम। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको मम्मी की मर्जी के बगैर भी ब्याह कर ले जा सकता हूँ। वो बाद में मान जाएंगी, हम उन्हें मना लेंगे। सबा, प्लीज़ आप हाँ कर दें। एहसन कमाल ने मुल्तजी लहजे में कहा। नहीं एहसन साहब, मैं पहले भी एक माँ की मर्जी के खिलाफ किसी की बीवी बनकर ससुराल जा चुकी हूँ। वो मेरी सगी फूफो थी। उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया आप जान चुके हैं। मैं तो उन्हें जहेज में गाड़ी नहीं दे सकी थी और आपको जहेज में एक बच्चा भी कबूल करना होगा, जिसे आपकी मम्मी और फैमिली कभी कबूल नहीं करेगी। मैं अपने बच्चे को किसी के जुल्म और सितम का निशाना नहीं बनने देना चाहती। आप प्लीज़ ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि मुझ में मज़ीद नफ़रत और बेहिसी बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। मैंने खुद को संभाल लिया है। मैं फिर से बिखरना नहीं चाहती। सबा ने नज़रें झुकाकर धीमेपन से जवाब दिया। मैं आपको बिखरने नहीं दूंगा सबा, बिलीव मी। मैं भी आपको बिखरने नहीं देना चाहती, इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे अपनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। सबा ने संजीदगी से कहा और दानियाल की तरफ मुतवज्जो हो गई। सबा, मैं मम्मी को आपकी अम्मी के पास ज़रूर भेजूंगा। आप हर्ट होंगे और मुझे दुख होगा। मैं नहीं चाहूंगी कि आप माँ बेटे के बीच में वजह तनाज़ा मैं बनूं। वैसे भी मुझे खुशी के रंग रास नहीं आते, वो संजीदगी से बोली और दानियाल के सर पर हाथ फेरने लगी। एहसन कमाल अपने मोबाइल कैमरे में इन दोनों की तस्वीर महफूज कर रहे थे और सबा को पता भी नहीं था। हालांकि अभी तो आपकी उम्र रंगों से खेलने की है और आपने ये सफ़ेद रंग पहन लिया है, सारे रंगों से मुंह मोड़ लिया है सबा। आप एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखें। आप जान लेंगी कि धनक के सातों रंग आपके मुंतजिर हैं। जिंदगी के तमाम खूबसूरत रंग आपको खुशामदीद कहने के लिए बेताब हैं। प्लीज़ सबा, एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखें। प्लीज़। एहसन कमाल ने उसे बेबसी और मोहब्बत से देखते हुए मुल्तजी लहजे में कहा। आप क्यों मुझे उलझा रहे हैं? वो बेबसी से बोली। मेरे 3 प्रपोजल और भी आए हुए हैं। आपकी मम्मी तो अभी तक बाकायदा रिश्ता लेकर भी नहीं आई। उन्हें भेज दीजिए, मैं उनसे मिलने के बाद ही कोई फैसला करूंगी। और हाँ, पहले आप अम्मी और भाई भाभी से बात कर लीजिए। वो सबा की बात से खुश होकर बोले। थैंक यू सबा, मैं अभी उन सब से बात करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। वो खुश होकर बोले और दानियाल को गोद में उठाकर प्यार करते हुए अंदर चले गए। सबा की आंखें आप ही आप भीगने लगीं।
اللہ میاں مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دے، میری رہنمائی فرما اور میرے حق میں میرا فیصلہ بہتر فرمانا۔ میں اس مخلص شخص کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی اور خود بھی ہرٹ ہونے سے بچنا چاہتی ہوں، اس لیے جو کرنا ہمارے حق میں بہتر کرنا۔ صبا نے بھیگتی آنکھوں سے اللہ سے دعا مانگی۔ رقیہ بانو تو فیروز علی اور نازش بھابی کو احسن کمال کا صبا سے شادی کی خواہش کا اظہار کرنا دلی مسرت سے ہمکنار کر گیا تھا۔ ان تینوں کو ہی احسن کمال بہت پسند تھے۔ اب صبا کے لیے آئے ہوئے رشتوں میں سے انتخاب آسان ہو گیا تھا۔ وہ تینوں احسن کمال کو صبا کے لیے مناسب خیال کر رہے تھے۔ احسن کمال نے اپنی ممی کے انکار اور اس کا جواز بھی انہیں بتا دیا تھا، ان سے کچھ نہیں چھپایا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی ممی کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیں گے، جس سے وہ سب مطمئن ہو گئے تھے۔ جبکہ فیروز علی نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ دانیال کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہیں، وہ اور نازش اسے اپنی اولاد کی طرح پال لیں گے، بس وہ صبا کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ صبا کو رقیہ بانو اور نازش بھابی کی زبانی یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں ایسے کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی جو میرے بیٹے کو قبول نہیں کرے گا۔ صبا، یہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے سوچا گیا ہے، نازش بھابی نے کہا۔ اور میرے بیٹے کا مستقبل وہ کیا ہوگا، کیا سوچے گا وہ بڑا ہو کر کہ میری ماں نے اپنے بہتر مستقبل اور خوشیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، خود سے جدا کر دیا۔ نہیں بھابی، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ اگر آپ لوگ احسن کمال سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اور ان کے گھر والوں کو میرے بیٹے کو دل سے قبول کرنا ہوگا، ورنہ رہنے دیں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ صبا نے سنجیدہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ زرمینہ بیگم، زندگی تو احسن نے گزارنی ہے، اگر اسے صبا سے محبت ہے تو کر دیجئے اس کی شادی صبا سے۔ یتیم اور بیوہ کو سہارا دینا تو ویسے بھی ثواب کا کام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے بیٹے کے دل کی خواہش ہے۔ کمال احمد ناشتے کی میز پر سب کی موجودگی میں انہیں سمجھا رہے تھے، سوائے زرمینہ بیگم کے سبھی کو احسن کمال کی پسند اچھی لگی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے ایک بچے والی بیوہ ہی ملی تھی، اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ میں نے کیا کچھ سوچا تھا اس کے لیے، کیا کیا خواب دیکھے تھے اس کی شادی کے، اور اس نے واپس آ کر میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ زرمینہ بیگم ناراض لہجے میں بولی، ممی اگر ایسا ہے تو میں واپس لندن چلا جاتا ہوں۔ احسن کمال نے دکھی ہو کر کہا تو وہ اطمینان سے بولی، ہاں یہی مناسب رہے گا، فی الحال تم لندن واپس چلے جاؤ، کچھ دن وہاں رہو گے تو تمہارے سر سے صبا کی محبت کا بھوت بھی اتر جائے گا۔ تم مان کیوں نہیں لیتی احسن کی بات؟ کمال احمد نے احسن کمال کا افسردہ چہرہ دیکھ کر بیوی سے کہا، کیوں، میرا کوئی حق نہیں ہے احسن پر؟ وہ تنک کر بولی، تو کیا احسن کا کوئی حق نہیں ہے تم پر؟ بیٹا ہے یہ تمہارا، یہ اپنے دل کی بات، اپنی پسند تم سے نہیں کہے گا، اپنی فرمائش تم سے پوری کرانے کی ضد نہیں کرے گا تو اور کس سے کرے گا؟ کمال احمد نے زرمینہ کمال کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ ممی ڈیڈی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، آپ چلی جائیے نا صبا کے گھر۔ محسن کمال نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے ان سے کہا، ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، لیکن اگر ان لوگوں نے انکار کیا تو احسن کو بھی میری بات ماننا ہوگی۔ زرمینہ کمال احمد نے سنجیدگی سے پرسوچ انداز میں کہا تو احسن کمال خوش ہو کر بولے، ممی وہ انکار نہیں کریں گی، ظاہر ہے وہ کیوں انکار کریں گے، ان کی بیوہ یتیم بچے والی بیٹی کو اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، انہیں اور کیا چاہیے؟ زرمینہ کمال احمد نے طنزیہ لہجے میں کہا، پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ کمال احمد نے تعصب سے انہیں دیکھا تو وہ ہوں کہہ کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ گھر میں صرف نازش اور صبا موجود تھیں۔ فیروز علی اور رقیہ بانو تینوں بچوں کو قریبی پارک میں سیر کرانے کے لیے لے گئے تھے۔ صبا گیٹ بند کرنے کے لیے جانے لگی تو ایک گریسفل سی خاتون جو سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ میں مسز کمال احمد ہوں، احسن کمال کی ممی، مجھے صبا سے ملنا ہے۔ مسز زرمینہ کمال احمد نے صبا کو دیکھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی، میں ہی صبا ہوں، صبا نے گھبرا کر کہا۔ اوہ تو تم ہو صبا، میرا تو خیال تھا کہ تم کوئی 25-30 برس کی عورت ہوگی، دیکھنے میں تو 18-20 کی لگتی ہو۔ زرمینہ کمال احمد نے اس کا سر سے پاؤں تلک گہری اور ناقدانہ نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نازش ان کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے جانے کیوں دروازے پر ہی رک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ آنٹی آپ بیٹھ جائیے پلیز، صبا نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، بلکہ یہ دیکھنے آئی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے تم میں جو میرا بیٹا تم پر مر مٹا ہے۔ مانا کہ کم عمر ہو، حسن کی دولت سے مالا مال ہو، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ تم ایک بچے کی ماں ہو اور بیوہ ہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تو میں نے اس حقیقت سے کب انکار کیا ہے؟ وہ ان کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی، بہت ضبط سے بولی، تم اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، کیا کیا ہے میں نے؟ صبا کے دل پر چھریاں چلی تھیں۔ ان کے جملے اور لہجے کی کاٹ سے تڑپ کر سوال کیا، میرے سمجھدار بیٹے کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا لیا ہے اور پوچھتی ہو کہ کیا کیا ہے؟ جن زلفوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ زلفیں تو آج تک آپ کے بیٹے نے دیکھی تک نہیں ہیں۔ وہ ضبط سے بولی، آنکھیں کا کم ہے سور پھونکنے اور ڈبونے کے لیے؟ آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں آنٹی، صبا سے شادی کی خواہش صرف آپ کے بیٹے کی ہے،
सबा आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो पहले ही इनकार कर चुकी है। आप अपने बेटे को समझाएं, मेरी मासूम बहन का दिल ना दुखाएं अपनी फजूल बातों से। नाजिश भाभी का ज़ब्त जवाब दे गया। वो उसी वक्त अंदर दाखिल होते हुए स्पार्ट लहजे में उनसे मुखातिब हुई तो सबा को कुछ हौसला हुआ। और हाँ, मेरे लिए मेरा बेटा ही काफ़ी है, मुझे शादी करनी ही नहीं है। आपको आपका बेटा मुबारक हो, सबा ने स्पार्ट लहजे में कहा। तुमने इनकार किया होता तो वो मुझे राज़ी करने की कोशिश न करता। इतना दौलतमंद हैंडसम लड़का देखकर तो तुम जैसों की राल टपक गई होगी कि कर लो काबू। तुम्हें एक बेवा और बच्चे की माँ होते हुए मेरे बेटे पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आई? ज़रमीना कमाल अहमद ने बेइज्जती करने की इंतहा कर दी। वो दोनों बर्दाश्त की इंतहा पर थी। शुक्र था कि रुकैया बानो घर में नहीं थी, वरना वो तो अपनी अकलौती मासूम बेटी के बारे में ऐसी घटिया बातें सुनकर ही मर जाती और फिरोज अली न जाने क्या कर गुजरते। एहसन कमाल से हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर लेते। सबा तो सदमे से जमीन में गड़ गई थी। बस कीजिए मिसेस कमाल, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। एहसन भाई जैसे नफीस और सुलझे हुए शख्स की माँ तो आप कहीं से भी नहीं लग रही। सबा आपके बेटे को नहीं फंसा रही, उसके कई प्रपोजल मौजूद हैं, कोई कमी नहीं है उसमें कि कोई उसे कबूल ना करे, लेकिन ये खुद ही आप जैसी हस्तियों के मुंह नहीं लगना चाहती। ये कोई लावारिस नहीं कि आपने कबूल ना किया तो रुल जाएगी। इंशाअल्लाह सबा का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक होगा। आप यकीनन अपने शौहर और बेटे को बताए बगैर यहाँ आई हैं। आपके आने का मकसद पूरा हो चुका है, अब आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं। नाजिश भाभी ने गुस्से से भरे लहजे में कहा तो वो शर्मिंदा सी हो गई। तुम मुझे काफ़ी समझदार लगती हो, अब खुद ही हमारे यहाँ आने से पहले इनकार कर देना, वरना अहसन कहीं और भी शादी नहीं करेगा। ज़रमीना कमाल अहमद ने संजीदा और स्पार्ट लहजे में कहा तो सबा भी तेज़ लहजे में बोली, ये हमारा मसला नहीं है, आने की इत्तला देने के लिए फ़ोन कर दीजिएगा, आपको फ़ोन पर ही इनकार कर दिया जाएगा, ना कि आपको दोबारा यहाँ आने की जहमत करनी पड़े। खुदा हाफिज़। और ज़रमीना कमाल अहमद शर्मिंदा और खसियानी सी होकर वहाँ से चली गई। नाजिश भाभी गेट बंद करके अंदर आईं तो सबा को रोते देखकर तरफ उठी। सबा मेरी जान मत रो, अच्छा हुआ कि उनकी असलियत अभी सामने आ गई, शादी के बाद पता चलता तो तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाती। नाजिश भाभी ने उसे गले से लगाते हुए नरमी से कहा, भाभी लोग एक बेवा के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं, हमारा मजहब तो ये दर्श नहीं देता। फिर ये लोग लानत भेजो लोगों पर, उन्हें तो खुदा ही समझे। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे भाईजान और अम्मीजान आते होंगे, तुम्हारी रोती सूरत देखकर परेशान हो जाएंगे। वो इसके आंसू साफ करते हुए बोली, भाभी आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, उन्हें दुख होगा। हाँ, जो कुछ मिसेस कमाल कहकर गई हैं वो उन्हें बताया तो नहीं जा सकता। वैसे एहसन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें भी दुख होगा, वो तो यही समझेंगे ना अब के इनकार तुमने किया है। नाजिश भाभी ने कहा, हाँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी माँ और उनके बीच फासले और दूरियां पैदा हों और वो परेशानियों में घिर जाएं। सबा ने गहरी सांस लेकर कहा, सबा एहसन भाई तुम्हें अच्छे लगे थे ना? भाभी वो हैं ही बहुत अच्छे, मैं इन तमाम प्रपोजल्स में से शायद उनके लिए हाँ भी कह देती, लेकिन मैं अनचाही बहू बनकर उनके घर नहीं जाना चाहती। वो भी कब तक मुझे याद रखेंगे, बिलाखिर किसी लड़की को अपनी शरीक हयात चुन ही लेंगे। कौन करता है आजकल किसी से इतनी शदीद और सच्ची मोहब्बत कि उसके इंतजार में उम्र गुजार दे। सबा ने पुरनम लहजे में कहा, सच कहती हो, लेकिन जाने क्यों मुझे एहसन भाई की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत खुलूस दिखाई दिया था। एक बेगर्ज मोहब्बत की झलक थी उनकी आंखों में तुम्हारे लिए। नाजिश भाभी ने बताया, छोड़े भाभी, वक्त खुद ही बता देगा कि वो मुझे कितना चाहते हैं। सबा ने अपनी आंखें अच्छी तरह रगड़ ली। नाजिश भाभी भी सर हिलाकर उठ गई। नाजिश भाभी ने बहुत तरीके से फिरोज अली और रुकैया बानो को बता दिया था कि एहसन कमाल की मम्मी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है और वो हमें मना करने आई थी। वो दोनों अफसरदा तो बहुत हुए, मगर ये सोचकर सब्र कर लिया कि जब लड़के की माँ ही सबा को कबूल करने पर आमादा नहीं है तो ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़कर सबा को मुश्किल में क्यों धकेला जाए। सो जब एहसन कमाल ने रियाज लाज फ़ोन करके अपने मम्मी डैडी के आने की इत्तला दी तो नाजिश भाभी ने उनसे मसलतन झूठ बोल दिया। एहसन भाई, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सबा ने आपके रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो शादी करना ही नहीं चाहती, उसे एक ही तजर्बे ने हरासा कर रखा है। उसने कहा है कि आप उसका ख्याल दिल से निकाल दें और अपनी मम्मी की पसंद के लड़के से शादी कर लें। वो कभी शादी नहीं करेगी तो फिर मैं भी कभी शादी नहीं करूंगा, बता दीजिएगा सबा को। एहसन कमाल ने टूटते लहजे में कहा, एहसन भाई, भाभी सबा को मुझ पर एतबार होता तो वो इनकार नहीं करती, और जब एतबार ही नहीं है तो खैर मैं आता हूँ अभी। एहसन कमाल ने दुख भरे लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। एहसन बेटा, कर लिया फ़ोन सबा के घर? ज़रमीना कमाल अहमद ने आकर पूछा। जी मम्मी। फिर कब जाना है वहाँ? कभी नहीं, वो ये कहकर बाहर निकल गए और ज़रमीना कमाल अहमद फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा दी। आखिर उनकी कोशिश रंग लाई थी। सबा, आप एक बार मेरा एतबार तो कर लेती। एहसन कमाल उसके मुकाबिल खड़े बेकरारी से कह रहे थे तो वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी।
जाने क्यों दिल उनके लिए तड़प रहा था। आप पर एतबार है एहसन साहब, लेकिन अपने नसीब पर एतबार नहीं रहा। आप मेरी वजह से अपनी उम्र, अपना वक्त ज़ाया मत करें और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लें। और आप क्या करेंगी? मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब करूंगी, अपने बेटे की परवरिश करूंगी, उसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूंगी। सबा, बच्चे को बाप की ज़रूरत भी होती है, एहसन कमाल ने समझाना चाहा। दुनिया में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पर बाप का शफ़क़त भरा साया नहीं है। वो भी तो ज़िंदा हैं और मेरे दानी के सर पर तो भाईजान का दस्ते शफ़क़त है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सबा ने संजीदगी से जवाब दिया, आमीन। लेकिन सबा, अभी आप बहुत कम उम्र हैं, बिल्कुल गुड़िया सी हैं। सारी ज़िंदगी तन्हा कैसे गुजार पाएंगी? दानियाल को कैसे पालेंगी? एहसन कमाल ने नरमी से समझाने की कोशिश की। एहसन साहब, जब कोई लड़की माँ बनती है ना तो वो खुद ब खुद मैच्योर हो जाती है, ख्वाह वो 16 बरस की ही क्यों ना हो। उसे औलाद को पालने का ढंग आ ही जाता है। और मैं तो 20 बरस की हूँ। अम्मी, भाई, भाभी सब मेरे साथ हैं और सबसे बढ़कर मेरा अल्लाह मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। सबा ने संजीदगी से जवाब दिया। दिल इन दलीलों को नहीं मान रहा था, दुहाई दे रहा था, तड़प रहा था, सीने की दीवारों से सर पटक रहा था। तो गोया आप अपनी जिद पर कायम हैं। एहसन कमाल ने सर्द आह भरकर कहा, आई एम सॉरी। सबा ने शर्मिंदगी से कहा, ठीक है सबा, जैसे आपकी मर्जी। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़ने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात आपको मानना होगी। आज के बाद आप ये सफ़ेद लिबास नहीं पहनेंगी। वह गहरी सांस लेकर बोले, जी। सबा ने हैरत से उनका चेहरा देखा। मेरी इतनी सी बात तो मान लीजिए। जी बेहतर। जाने कैसा दर्द था उनके लहजे में, सबा का दिल चीर गया। थैंक यू, ये रख लीजिए। एहसन कमाल ने अपने वॉलेट में से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हैरान आंखों से उन्हें देखते हुए कार्ड उनके हाथ से ले लिया। इस कार्ड पर मेरे यहाँ और वहाँ लंदन के तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेसेस वगैरह दर्ज हैं। जब कभी आपको लगे कि आप अकेली और तन्हा हो गई हैं, किसी किस्म की मेरी मदद की ज़रूरत हो, या आपका दिल मेरे साथ को कबूल करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दे, तो मुझे एक बार आवाज़ ज़रूर दीजिएगा सबा। मैं जहाँ भी होऊंगा फ़ौरन लौट आऊँगा, आपको रोने नहीं दूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर यकीन रखिएगा सबा, शब की तारीकी में या दिन के उजाले में, कभी भी किसी भी वक्त आपको मेरी चाह की, मेरी मोहब्बत और साथ की ज़रूरत महसूस हो तो मुझे एक बार फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। मैं बारात लेकर पहुंच जाऊंगा। अपने दिल की तलब से या हालात की बेहिसी की वजह से कुछ भी हुआ, आप मुझे पुकारेंगी तो अपने बहुत करीब पाएंगी। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? सबा ने बेख्तियार बेकरार होकर पूछा। सीट कंफर्म करवाने। मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। एहसन कमाल ने उसके सुंदर सभी हसीन चेहरे को बगौर प्यार भरी और अलविदाई नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। तो वो बेचैन होने लगी। तो आप शादी किए बगैर जा रहे हैं? जी हाँ, आया तो शादी करके घर बसाने और अपना बिजनेस संभालने के इरादे से था, मगर आपने तो मेरे सारे इरादे मलियामेट करके रख दिए। अब यहाँ रहकर क्या करूँगा? वहाँ घर भी है और जॉब भी है। आप हाँ कर देंगी तो शादी भी कर लूँगा। ओके सबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुद को तन्हा मत समझिएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। एहसन कमाल ने उसके चेहरे को हसरत और मोहब्बत से देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तो उसके लब भी आहिस्तगी से हिले। अल्लाह हाफिज़। लम्हा बलम्हा एहसन कमालों से दूर होते जा रहे थे, बिलाखर नज़रों से ओझल हो गए। सबा को लगा जैसे एक साइबान सर से हट गया हो, दिलो रूह में मौत किसी खामोशी छा गई थी। वो मरे मरे कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई, जहाँ दानियाल गहरी नींद सो रहा था। उसने एहसन कमाल का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड बगौर पढ़ा। अपनी डायरी में तमाम नंबर और एड्रेस नोट करने के बाद कार्ड भी डायरी में ही रख दिया और बेख्तियार ही फूट फूट कर रोने लगी। नाजिश भाभी उसकी हालत देखकर रंजीदा हो रही थी, मगर वो भी सबा की तरह मजबूर थी। वो एहसन कमाल को ना हकीकत बता सकती थी, ना ही लंदन जाने से रोक सकती थी। बस सबा और एहसन कमाल के मोहब्बत भरे मिलन के लिए दुआ ही मांग सकती थी। सो अब भी दुआ मांग रही थी खलूसे दिल से। एहसन कमाल लंदन वापस चले गए थे, फिरोज अली से मिले बगैर, दिल को संभाले बहुत दुखी होकर गए थे। जरमीना कमाल अहमद खुश थी कि एहसन कमाल को सबा की तरफ से इनकार सुनने को मिला है और वो कुछ अरसा लंदन रहकर अपना गम भूल जाएंगे और वापस आ जाएंगे तो अपनी पसंद और मेयार की लड़की से इनकी धूमधाम से शादी कर देंगी। ये उनकी भूल ही तो थी। सबा की मोहब्बत की जड़ें एहसन कमाल के दिल में किस कदर गहरी हो चुकी थी, वो इस बात से कतई लाइल्म थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। सबा ने एमएससी केमिस्ट्री में टॉप किया था और आजकल एक मुकामी कॉलेज में लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत करने लगी थी। दानियाल को उसने स्कूल में दाखिल करा दिया था। वो बहुत ज़हीन और शरारती बच्चा था। उसकी शक्ल सबा और फिरोज अली से बहुत मिलती थी। जावेद के नैन नक्श लेकर पैदा होने वाला दानियाल अब माँ और मामू का अक्स दिखाई देने लगा था।
इस अरसे में सबा के कई रिश्ते आए जो सबा के बेटे को भी अपनाने को तैयार थे, मगर सबा हर रिश्ते से इनकार करती रही। उसकी आंखें न जाने किसकी आमद की मुंतजिर थीं। रुकैया बानो को सबा की बेवगी का गम, उसके अकेलेपन का दुख अंदर ही अंदर घुन की तरह चाट रहा था। वो बीमार रहने लगी थी। सबा उनको तकलीफ में नहीं देख सकती थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। दिल मानता ही नहीं था किसी को अपनी जिंदगी का मालिक बनाने के लिए। एक शख्स ने दिल पर दस्तक दी थी और वो एहसन कमाल था। वो उसके दस्तरस में ना थे। दिल को किसी और की चाह ही नहीं थी। जब जब अकेली होती या तन्हाई महसूस करती, एहसन कमाल का खूबरू और मेहरबान चेहरा उसकी आंखों की पुतलियों में आकर ठहर जाता। समातों में उनकी मधुर नरम मुलायम आवाज पैगाम देती कि जान, मुझको पुकार लेना, पुकार लेना। मामा, पापा कहाँ गए हैं? 4 साला दानियाल ने आज फिर वही सवाल किया था, और हमेशा की तरह उसका जवाब आज भी यही था। मेरे दानी बेटे के पापा दूसरे मुल्क में गए हैं, काम करने, अपने बेटे के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने खरीदने। सच मामा? वो खुश होकर बोला था। जी मामा की जान। सबा ने उसे गले लगाकर चूम लिया। मामा, पापा वापस कब आएंगे? जब हम उन्हें दिल से पुकारेंगे। वो किसी ख्याल में खोकर बोली। तुम इन्हें पुकार क्यों नहीं लेती सबा? नाजिश भाभी ने उसकी बात सुनकर कहा तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। किसको भाभी? एहसन कमाल को। वो बीच में कहाँ से आ गए? वो नजरें चुरा गई। दिल बहुत जोर से धड़का था। तुम्हारे हर रिश्ते से इनकार के बीच वही तो हैं। मैं जानती हूँ सबा, तुम आज तक उन्हें भुला नहीं पाई। वो इस मुल्क से दूर तो चले गए, मगर तुम्हारे मन के बहुत करीब आ गए थे, और तुम्हें इन्हें तन्हाइयों में अब भी याद करती हो। क्या ये अच्छा नहीं है कि तुम खुद उन्हें पुकार लो? नाजिश भाभी ने उसकी सूरत को देखते हुए कहा। आपने उनकी मम्मी की बातें सुनी थी ना? हाँ, लेकिन वक्त बहुत गुजर चुका है। मुमकिन है कि मिसेस कमाल के ख्याल में तब्दीली आ गई हो, नाजिश भाभी ने कहा। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ आ गई होती अब तक, और ये भी तो मुमकिन है एहसन साहब ने लंदन में शादी कर ली हो। आखिर उन्हें भी जिंदगी जीने का हक हासिल है। वो मेरे इनकार के बावजूद अपनी सारी जिंदगी तन्हाइयों की नजर तो नहीं कर सकते ना? सबा ने दानियाल को खिलौने देते हुए कहा। ये सब बातें समझती हो तो तुम क्यों इनकार कर रही हो शादी से? तुम भी अपना घर बसाओ और आराम से रहो। भाभी, दिल नहीं मानता तो कैसे किसी और के लिए हाँ कर दूं? मैं दिल उजाड़ कर किसी का घर नहीं बसा सकूंगी। दिल की बस्ती को किसी की याद ने आबाद कर रखा है। मैं बेबस हूँ भाभी, मुझसे मुनाफकत भरी जिंदगी नहीं गुजारी जाएगी। वो बहुत कर्बनाक लहजे में बोली थी। तो एहसन भाई को पुकार लेना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम दानी से कब तक झूठ बोलोगी कि इसके पापा दूसरे मुल्क गए हैं? आखिर को वो बड़ा होगा और तरह तरह के सवालात करेगा, तब क्या जवाब दोगी उसे? नाजिश भाभी ने आहिस्तगी से सवाल किया। दानियाल करीब ही महविश और महरोज के साथ खेल रहा था। तब मैं उसे हकीकत बता दूंगी, सबा ने गहरी सांस लेकर कहा तो नाजिश भाभी ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। तुम मोहब्बत करती हो एहसन भाई से? पता नहीं, लेकिन मैं जब भी उन्हें सोचती हूँ खुद को बहुत महफूज महसूस करने लगती हूँ। वो खुद ब खुद मुझे याद आते चले जाते हैं। मैंने तो कभी उन्हें इरादतन याद करने की कोशिश नहीं की। सबा नजरें झुकाए पूरी ईमानदारी से बता रही थी। जो बेइरादा बेइख्तियार याद आता हो, उससे मोहब्बत के सिवा और क्या ताल्लुक हो सकता है सबा? मेरी मानो, सारी बातें छोड़ दो और दिल की आवाज गौर से सुनो। जब दिल सिर्फ उन्हें पुकारता सुनाई देता है जो बेइरादा बेइख्तियार याद आता हो, उससे मोहब्बत के सिवा और क्या ताल्लुक हो सकता है सबा? मेरी मानो, सारी बातें छोड़ो और दिल की आवाज गौर से सुनो। जब दिल सिर्फ उन्हें पुकारता सुनाई दे तो जुबान से भी तुम उन्हें पुकार लेना। देर मत करना, और याद रखना, ये दुनिया अकेली औरत, और वो भी हसीन औरत को, अकेले जीने नहीं देती। ये मुआशरा अकेली औरत को लूट का माल समझता है। खुद को किसी की सपुर्दगी में दे दो सबा। किसी को अपनी जिम्मेदारी सौंप दो ताकि तुम भी महफूज हो जाओ। दानियाल को भी बाप की मोहब्बत और शफकत मिल जाए, और अम्मी और हम सब भी मुतमईन हो जाएं। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है सबा। बेशक तुम अपना कमाती हो, हम पर बोझ नहीं हो, लेकिन हम पर तुम्हारी दूसरी शादी कराना तो फर्ज है। मर्द के बगैर औरत की ना कोई इज्जत करता है, ना उसकी इज्जत महफूज रहने देता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नाजिश भाभी ने नरमी से उसे समझाते हुए सवाल किया। जी भाभी, मैं ये सब बातें जानती भी हूँ और समझती भी, लेकिन डरती भी हूँ, इसीलिए कोई फैसला नहीं कर पाती। सबा ने संजीदगी और बेबसी से जवाब दिया। ऐसा कब तक चलेगा सबा? पता नहीं, वो ये कहकर अपने कमरे में चली आई और एहसन कमाल की यादों में खो गई। जरमीना कमाल अहमद को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, जिसने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया था। वो एहसन की शादी करना चाहती थी और वो मुसलसल इनकार कर रहे थे। उन्होंने इस मौजू पर बात करने से ही इनकार कर दिया था। हालांकि जरमीना कमाल अहमद ने एहसन कमाल से झूठ तक बोल दिया था। 2 साल पहले कि सबा की शादी हो चुकी है। उनका ख्याल था कि एहसन कमाल सबा की शादी होने की बात जानने के बाद
خود بھی گھر بسا لیں گے، مگر اس جھوٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ احسن کمال نے لندن پہنچنے کے بعد فیروز علی سے رابطہ بھی نہیں رکھا تھا۔ فیروز علی ان کی ممی کے انکار کو اس کا سبب سمجھتے تھے۔ انہیں احسن کمال سے کوئی شکایت نہیں تھی، جو شرمندگی کے باعث ان سے رابطہ منقطع کیے بیٹھے تھے۔ ریاض لاج کے مکینوں پر ایک اور قیامت ٹوٹی تھی۔ رقیہ بانو تو غم سے تو ادموئی ہو ہی چکی تھی، اچانک بخار نے آ لیا اور وہ چند روز کی علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ فیروز علی اور صبا کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ نازش الگ اتنی شفیق ماں جیسی ساس کے انتقال پر دل فگار اور اشکبار تھیں۔ مہوش، مہروز اور دانیال اس کربناک اور دل دوز منظر کو حیران حیران آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ صبا کے سر سے تو ایک بار پھر چھاؤں سی رکھ گئی تھی۔ وہ ماں سے اپنے سارے دکھ سکھ شیئر کر لیتی تھی، ان کی آغوش میں سر رکھ کر رو لیتی تھی، سو لیتی تھی۔ اب وہ ممتا بھری آغوش ہمیشہ کے لیے اسے چھن گئی تھی۔ رقیہ بانو کی موت کا سن کر نصرت آرا بھی روتی بلکتی ریاض لاج آ گئی تھی۔ رشید انور تو کبھی کبھار دانیال سے ملنے آ جایا کرتے تھے، لیکن نصرت آرا مکان کے کاغذات اپنے نام کروانے کے بعد آج ریاض لاج میں آئی تھی اور رقیہ بانو کی میت کے سرہانے بیٹھ کر ان سے رو رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ صبا سے بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی زیادتیوں کی معافی مانگی تھی۔ اسے ریاض مجید کا ماں کا واسطہ دیا تھا اور صبا نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ نصرت آرا کو اکیلے پن نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اپنی لالچی اور ظالمانہ روش سے ہونے والے نقصانات کا ادراک بھی انہیں ہو گیا تھا۔ انہوں نے رب سے اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی مانگی تھی اور صبا اور دانیال کا حق انہیں لوٹانا چاہتی تھی، لیکن صبا نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے رشید ہاؤس پھر سے اپنے نام کرانے سے معذرت کر لی تھی، البتہ انہیں دانیال سے کبھی کبھار ریاض لاج آ کر ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ غموں کی اس دھوپ میں رقیہ بانو کا چہلم بھی ہو گیا تھا۔ گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا، پہلے والی رونق ہی نہیں رہی تھی۔ مہوش، مہروز اور دانیال بار بار پوچھتے کہ دادی نانو کہاں گئی ہیں؟ وہ اللہ میاں کے پاس گئی ہیں، اب وہ وہیں رہیں گی۔ صبا بھیگتی آواز میں انہیں بتاتی تو وہ چپ سے ہو جاتے۔ دھیرے دھیرے وہ بھی بہل گئے اور سب معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن صبا کو تنہائی ستانے لگی تھی۔ اسے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا تو دانیال کا کیا بنے گا؟ بے شک نازش بھابی اور فیروز علی اس کے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح عزیز سمجھتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ماں باپ اور شوہر کی اموات دیکھنے کے بعد سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زندگی پر اسے کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ دانیال کو ایک محفوظ پناہ گاہ، محفوظ مستقبل دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے اس پر بھروسہ کر سکتی تھی جسے چاہا تھا۔ بھروسے کے قابل اسے پانا ناممکن نہیں تھا اور کسی اور کے لیے اس کے دل کا آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ فیروز علی اور نازش بھابی کو ایک بار پھر سے صبا کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ رقیہ بانو کے انتقال پر خاندان اور محلے بھر کی خواتین آئی تھیں۔ کچھ نے صبا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ فیروز علی کو ایک رشتہ پسند بھی تھا، لیکن صبا نے انکار کر دیا تھا۔ نازش، تم صبا کو سمجھاؤ، یوں زندگی نہیں گزرا کرتی۔ مانا کہ وہ اپنا کماتی کھاتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے، لیکن مرد کا سہارا بہرحال اس کے لیے ضروری ہے۔ ساری زندگی تنہا نہیں جیا جا سکتا، خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ ہر خوف اپنے دل سے نکال دے اور کسی کو ہم سفر بنا لے، ورنہ زندگی کے اس طویل سفر میں وہ تنہا چلتے چلتے تھک جائے گی۔ فیروز علی نے نازش بھابی سے کہا۔ صبا جو ابھی ابھی کالج سے گھر آئی تھی، ان کی باتیں سن چکی تھی اور ان کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد اندر آ گئی۔ اسے بھی اب تو بھائی کا سامنا کرتے ہوئے ندامت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ 5 سال سے ہر آنے والے رشتے کے لیے انکار کرتی آ رہی تھی، آخر کب تک؟ اگر فیروز علی نے اس پر سختی کرتے ہوئے اس کی ہاں کا انتظار کیے بغیر اس کا رشتہ طے کر دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ تو میرے دل کا حال جانتا ہے نا، مالک میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما دے۔ صبا نے نماز ادا کرنے کے بعد اشکبار آنکھوں سے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی۔ احسن کہاں ہیں آپ؟ لوٹ آئیے، میں تھک گئی ہوں احسن۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو بے اختیار بآواز احسن کمال کو مخاطب کر بیٹھی۔ ماما، آپ پاپا کو یاد کر رہی ہیں نا؟ دانیال نے اس کی بات سن کر کہا تو وہ اپنی بے اختیاری پر حیران رہ گئی۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں کیوں احسن کمال مجھے کبھی بھول ہی نہیں پائے، اور اب تو بے اختیاری میں ان کا نام زبان پر آنے لگا ہے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ دانیال کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، لہجے میں دکھ، پریشانی اور بے بسی گھلی ہوئی تھی۔ پیار ہو گیا ہے تمہیں احسن کمال سے؟ دل نے جواب دیا۔ کیوں؟ جب وہ میری دسترس میں نہیں تھا تو کیوں کی دل نے یہ بے ایمانی؟ کیوں بہہ گیا اپنے رستے سے؟ کیوں طلب کے رستے پر جا نکلا؟ کیوں اللہ میاں کیوں؟ وہ بے بسی سے سوچتی ہوئی اشک بہا رہی تھی۔ دانیال آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبا کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ تو بس اپنے پاپا کی واپسی کی دعا مانگ رہا تھا، جنہیں اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ صبا رو رہی تھی اور دامن دل احسن کمال کا بھیگ رہا تھا۔ وہ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ٹہل رہے تھے، کبھی لان میں نکل جاتے اور کبھی بیڈ روم میں آ جاتے۔ انہیں صبا کی یاد بے چین کر رہی تھی۔
4.5 برس کی اس جدائی میں اس کی محبت اور زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ مغربی ماحول کے آزاد فضا اور بے باک ماحول بھی انہیں اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ آفس سے لوٹے تھے، کپڑے چینج کر کے اپنے لیے کافی بنا کر بیڈ روم میں آ گئے، جہاں صبا اور دانیال کی تصاویر جو انہوں نے موبائل کیمرے میں محفوظ کر لی تھی اور بعد میں کمپیوٹر میں سے ان کے پرنٹ نکلوا لیے تھے، ان کی یادوں کا مسکن بنی رہتی تھی۔ ان کی صبح صبا کی صورت دیکھ کر ہوتی تھی، تھکن دانیال کی معصوم مسکراہٹ اور ہنسی دیکھ کر دور ہو جاتی تھی، اور شب کو وہ صبا کے قرب کا احساس لیے نیند کی وادی میں اتر جاتے تھے۔ لیکن آج کی شام بہت مضطرب تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج ان کی محبت نے انہیں بے اختیاری میں پکارا تھا۔ احسن کمال کو اپنی کیفیت سے کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا، کافی کا مگ رکھے رکھے یک ہو گیا تھا۔ ان کا دل چاہا کہ اپنے گھر فون کر کے صبا کی خیریت معلوم کر لیں، لیکن اتنے برسوں میں چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی اپنے گھر والوں سے، بالخصوص اپنی ممی سے، صبا کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اب بھی گھر فون کرنے سے جھجک رہے تھے۔ صبا، آپ نے پکارا ہے نا مجھے؟ صبا، میرا دل کیوں بے چین ہے؟ آپ رو رہی ہیں؟ بہت عرصے میں آپ کے لیے بہت درد محسوس کرنے لگا ہوں۔ صبا، اپنا درد، اپنا غم مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتی آپ؟ وہ صبا کی فریم شدہ تصویر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بے قراری سے بولے، جیسے وہ تصویر انہیں جواب ہی تو دے دے گی۔ احسن کمال، صبا کی شادی ہو چکی ہے، وہ بھلا تمہیں کیوں پکارے گی؟ ان کے دماغ نے حقیقت سے آشنا کرنا چاہا۔ تو پھر یہ بے قراری کیوں ہے؟ یہ دل کیوں تڑپ رہا ہے صبا کے لیے؟ اسے صبا کی پکار کیوں سنائی دے رہی ہے؟ کیوں؟ وہ بے بسی سے چیخ اٹھے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، احسن کمال نے فون ریسیو کیا تو دوسری جانب ان کے بڑے بھائی محسن کمال موجود تھے۔ سلام دعا اور بزنس وغیرہ کی باتوں کے بعد محسن کمال نے انہیں بتایا، احسن یار، وہ تمہارے وہ دوست نہیں تھے فیروز علی؟ جی بھائی، کیا ہوا انہیں؟ احسن کمال کے دل نے ڈرتے ہوئے دھڑکنوں میں بھونچال بپا کر دیا۔ انہوں نے تیزی سے پوچھا، وہ آج ایک بزنس میٹنگ میں مجھے ملے تھے، میں نے خیریت معلوم کی تو پتہ چلا ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ او نو، کب، کیسے؟ احسن کمال نے دکھی ہو کر پوچھا۔ یہی کوئی 2.5-3 ماہ ہو چکے ہیں، بیمار تھیں وہ، اور ہاں، فیروز علی تمہارا حال احوال پوچھ رہے تھے، گلہ کر رہے تھے کہ تم نہ تو ان سے مل کر گئے اور نہ ہی ان سے لندن جا کر کوئی رابطہ رکھا۔ سلام کہہ رہے تھے تمہیں۔ وعلیکم السلام۔ تم انہیں فون کر کے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت ضرور کر لینا۔ جی میں کر لوں گا فون۔ اوکے بھائی، گھر میں سب کو سلام کہیے۔ اللہ حافظ۔ احسن کمال نے اپنی بات مکمل کرتے ہی فون بند کر دیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ماں کی موت نے صبا کو کس طرح توڑ کے رکھ دیا ہوگا۔ وہ تو اسے تسلی دلاسا بھی نہیں دے سکتے تھے۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ دن کے 10 بجے تھے، صبا کالج گئی ہوئی تھی، فیروز علی آفس اور تینوں بچے اسکول جا چکے تھے۔ نازش کچن میں دوپہر کے کھانے کے لیے انتظام کر رہی تھی۔ اس دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، نازش بھابی نے آ کر فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب احسن کمال بول رہے تھے۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ احسن کمال بات کر رہا ہوں لندن سے۔ احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اتنے سالوں بعد آپ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ نازش بھابی نے حیرت و مسرت سے سوال کیا۔ بھابی، میں آپ لوگوں کو بھولا ہی کب ہوں، بس ہمت ہی نہیں ہو سکی فون کرنے کی۔ رات محسن بھائی کا فون آیا تھا، ان کی زبانی رقیہ آنٹی کی وفات کا علم ہوا تو یقین جانیے بہت دکھ پہنچا۔ میں نے تعزیت کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ شکریہ احسن بھائی، بس اللہ کے کام میں کون دخل دے سکتا ہے؟ ہم بھی اس غم سے اب کہیں جا کے سنبھلے ہیں، خوشیاں تو جیسے اس گھر کا راستہ ہی بھول گئی ہیں۔ آپ اپنی سنائیے، آپ تو خیریت سے ہیں نا؟ نازش بھابی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں۔ فیروز ہیں گھر پر؟ نہیں، وہ تو آفس میں ہوتے ہیں اس وقت، نازش بھابی نے بتایا۔ بھابی، فیروز سے میرا سلام کہیے گا اور تعزیت پہنچا دیجیے۔ جی میں ضرور پہنچا دوں گی۔ اور بھابی، گھر میں سب لوگ خیریت سے ہیں نا؟ احسن کمال نے صبا کے متعلق پوچھنا چاہا تھا، اور نازش بھابی ان کی بات کا مطلب فوراً سمجھ گئی تھی۔ مسکرا کر بولی، جی احسن بھائی، اللہ کا شکر ہے، بچے اسکول میں ہیں، اور صبا نے ایم ایس سی کرنے کے بعد کالج جوائن کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ کیمسٹری کی ٹیچر ہے کالج میں۔ ویری گڈ، صبا بہت ذہین ہے، میری طرف سے انہیں بھی اظہار تعزیت پہنچا دیجیے گا۔ احسن کمال نے صبا کی کارکردگی جان کر خوش ہو کر کہا، آپ صبا سے بات نہیں کریں گے؟ بھابی، ہو سکتا ہے صبا اب مجھ سے خود ہی نہ بات کرنا چاہیں، ان کا مجھ سے بات کرنا ان کے شوہر کو برا بھی تو لگ سکتا ہے نا۔ میں صبا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا، احسن کمال نے سنجیدہ اور پرخلوص لہجے میں کہا تو نازش بھابی ان کی صبا کے لیے پرخلوص محبت اور شوہر والی بات پر بیک وقت حیران ہوئی تھی۔ احسن بھائی، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ صبا کی شادی ہو گئی ہے؟ صبا نے تو شادی کی ہی نہیں ہے، پھر شوہر کا برا لگنا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ نازش بھابی نے بتایا تو وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا بھابی، کیا واقعی صبا نے اب تک شادی نہیں کی؟ نہیں احسن بھائی، ہم تو اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، آج کل بھی اس کے 2-3 پرپوزل آئے ہوئے ہیں، مگر وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ نازش بھابی نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ تعصب سے بولے، او مائی گاڈ، تو مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا؟
اور یہ جھوٹ یقیناً آپ کی ممی نے آپ سے بولا ہوگا کہ صبا کی شادی ہو گئی ہے نا احسن بھائی؟ نازش بھابی نے ان کی حیرت پر یقین لہجے میں کہا تو انہوں نے بھی فوراً اعتراف کر لیا۔ جی بھابی، لیکن آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہی ہے یہ بات؟ کیونکہ ان کے کہنے پر ہی ہم نے اور صبا نے آپ کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ کیا؟ جی احسن بھائی۔ نازش بھابی نے دانستہ انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی اور وہ شرمندگی اور دکھ کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ بھابی، آپ لوگوں نے مجھ سے اتنے سال یہ حقیقت کیوں چھپائی رکھی؟ احسن کمال نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ صبا نے مجھے منع کر دیا تھا، وہ آپ کے اور آپ کی ممی کے درمیان رنجش کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ انہوں نے صبا کے خیالات بھی تفصیل سے احسن کمال کے گوش گزار کر دیے۔ ان کے دل میں صبا کی محبت اور عزت مزید بڑھ گئی تھی اور ساتھ ہی دل کی بے قراری بھی۔ احسن بھائی، آپ نے شادی کر لی کیا؟ نازش بھابی نے پوچھا۔ نہیں بھابی، صبا کے بعد کوئی لڑکی دل و نگاہ میں جچی ہی نہیں، روح میں بسی ہی نہیں تو پھر کیسے کر لیتا شادی؟ وہ بے بسی سے بولے۔ تو اب تو آپ کو حقیقت کا علم ہو گیا ہے نا، اب کیا ارادے ہیں؟ بھابی، صبا مان جائیں گی کیا؟ کیوں نہیں مانے گی؟ نازش بھابی نے فوراً کہا۔ احسن بھائی، 5 سال پہلے بھی صبا اگر کسی سے شادی کے لیے مانتی تو وہ آپ کے لیے مانتی، لیکن آپ کی ممی نے جس طرح اسے ہرٹ اور بے عزت کیا تھا وہ انکار نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ نے تنہائی کاٹی ہے تو یہ عذاب اس نے بھی تو جھیلا ہے۔ وہ بہت حساس، مخلص اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں تو کیا 5 سال گزرنے کے بعد بھی اسے پانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اپنی ممی کو کیا اب بھی نہیں منا پائیں گے؟ نازش بھابی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ صبا اور احسن کمال رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ بھابی، اب تو انہیں ماننا ہی پڑے گا۔ وہ ہر دوسرے دن مجھے فون کر کے واپس آنے اور گھر بسانے کا کہتی ہیں، اور اب میں اسی شرط پر واپس آؤں گا وہ صبا سے میری شادی بخوشی کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اوکے بھابی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ احسن کمال نے پرعزم اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور لائن کٹ گئی۔ یا اللہ، اب تو ہی اپنے کرم سے صبا اور احسن کی شادی کرا دے۔ نازش بھابی نے دل سے دعا مانگی۔ وہ احسن کمال کو ساری حقیقت بتانے کے بعد بہت خوش تھی۔ صبا کی احسن کمال کے لیے پسندیدگی ان سے پوشیدہ نہیں تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ اس بار تو صبا کو اس کا پیار مل جائے اور جو اسے پیار کرتا ہے وہ اسے جلد از جلد اسے اپنا لے۔ صبا، وہ اپنا آخری پیریڈ لینے کے بعد کالج کے بیرونی گیٹ کی جانب جا رہی تھی کہ اس مانوس سی آواز نے اس کے قدم وہیں جما کے رکھ دیے۔ السلام علیکم صبا۔ آواز مزید قریب سے آئی تو صبا نے فوراً گردن گھما کر دیکھا۔ سامنے احسن کمال کا چہرہ تھا، بہت دلکش، بہت وجیہہ، مسکراتی آنکھیں، دل نشیں ہونٹوں پر مچلتا تبسم۔ وہ 5 سال بعد اس کے چہرے کو، اس پیکر وجیہہ کو اپنے روبرو دیکھ رہی تھی۔ دھڑکنیں پل بھر کو ساکت ہوئی تھی، پھر ان میں تیزی آ گئی، آنکھوں میں حیرت سموئے انہیں تکے جا رہی تھی اور احسن کمال اس کی حیرت سے محفوظ ہو رہے تھے۔ ہیلو، احسن کمال نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونک گئی۔ آپ؟ اس کے لب آہستگی سے ہلے۔ جی، میں احسن کمال۔ آپ واپس آ گئے؟ جی ہاں، کسی کی پکار نے دل پر دستک دی تھی، دوڑا چلا آیا ہوں۔ آپ سنائیے صبا، کیسی ہیں آپ؟ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار معنی خیز جواب دیا، جیسی آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ واقعی آپ بالکل ویسی ہی ہیں، پیاری سی گڑیا سی۔ 5 سال میں آپ ذرا سی بھی نہیں بدلی۔ وہ اس کی سمارٹنیس دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ بھی تو نہیں بدلے۔ صبا نے ان کے مردانہ وجاہت کی کشش سے پر وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو پہلے سے زیادہ چارمنگ ہو گئے تھے اب۔ کیا مجھے بدل جانا چاہیے تھا؟ احسن کمال نے سوال کیا۔ 5 سال میں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ لیکن سچی اور بے لوث محبت کرنے والوں کے نہ دل بدلا کرتے ہیں اور نہ رستے۔ احسن کمال نے اس کے وجود کو آنکھوں کی گرفت میں لیے بہت جذبے سے کہا تو صبا نے پلکیں اٹھا کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ ان کی بات کی گواہی دے رہا تھا، ان کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ؟ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ صبا، میں آج بھی آپ کا منتظر ہوں، شادی کریں گی مجھ سے؟ احسن کمال نے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس پر انکشاف کیا تو وہ چکرا کے رہ گئی۔ کوئی شخص اتنا انتظار بھی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کی محبت بھری رفاقت کے لیے اسے یقین کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ احسن کمال ثبوت کے طور پر اس کے روبرو کھڑے تھے۔ اتنے برس کس قدر اذیت سے دوچار کیا تھا اس کے انکار نے، وہ یہ سوچ کر ہی شرمندہ ہو گئی۔ اور اب ان کا سوال، مائی گاڈ، احسن صاحب آپ؟ احسن صاحب نہیں، صرف احسن کہیے، وہ اسے نرمی سے ٹوک کر بولے۔ مجھے ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے، میں ایسا ہر حق آپ کو دے رہا ہوں، پلیز یہ تکلف کی دیوار اپنے اور میرے بیچ سے گرا دیجیے صبا، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ احسن کمال نے اس کے چہرے کو والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے کرب اور حسرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ بے چین ہو گئی۔ آپ واپس کیوں چلے آئے؟ آپ نے نہیں پکارا تھا؟ نہیں۔ صبا نے دل پر پتھر رکھ کر نظریں چرا کر جواب دیا۔ صبا، میری طرف دیکھ کر کہیں، کیا میں یوں ہی چلا آیا ہوں؟ یہاں کوئی میرا منتظر نہیں ہے جس سے میں رشتہ جوڑنے کی خاطر پردیس سے دوڑا چلا آیا ہوں؟ بتائیے نا صبا، احسن کمال نے بے قرار سے لہجے میں پوچھا۔
एहसन साहब, रिश्ता सिर्फ मर्द और औरत या लड़के और लड़की के बीच नहीं जुड़ता, बल्कि पूरे खानदान से जुड़ता है। लड़की का ताल्लुक सिर्फ अपने शौहर से नहीं होता, बल्कि उसके घर वालों से भी होता है। घर और खानदान का एक फर्द भी अगर उस रिश्ते से नाखुश हो तो लड़की की जिंदगी अजीरन हो जाती है। वो फूलों की चाह में सारी जिंदगी कांटों पर सफर करने पर मजबूर कर दी जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अनचाही बहू बनकर आपके घर नहीं जा सकती। आप कोई अच्छी लड़की देखकर उसे शादी कर लें। सबा की निगाहों में उनकी मम्मी का चेहरा और समातों में उनकी तल्ख और जहरीली बातों की गूंज थी। उसने दिल की आवाज पर कान बंद करके स्पार्ट लहजे में कहा। एहसन कमाल उसकी बात का मतलब उसके इनकार का सबब खूब जानते थे। मुस्कुराते हुए बोले, मैं अच्छी सी लड़की को ही तो देख रहा हूँ, शादी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। हर दरख्वास्त मंजूर नहीं होती एहसन साहब। सबा, मुझे नाजिश भाभी ने सारी हकीकत से आगाह कर दिया है। मैं मम्मी के रवैये पर बहुत नादिम हूँ। उन्होंने तो मुझसे भी झूठ बोला था कि आप मुझे नापसंद करती हैं और किसी और से शादी करके अपना घर बसा चुकी हैं। मैं तो उसके वजूद किसी को अपनी जिंदगी में वो मकाम ना दे सका जो आपको देने का ख्वाहिशमंद था। सबा, मैं जानता हूँ आप मम्मी में अपनी नुसरत आंटी का अक्स देख रही हैं, लेकिन यकीन कीजिए वो ऐसी नहीं है। मम्मी ने आपकी इंसल्ट की थी, आपको अपने रवैये और लफ्ज़ों से बहुत हर्ट किया था, जिसका मुझे बहुत दुख है। उनके रवैये की मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी सबा। एहसन कमाल ने संजीदा और नदामत आमेज लहजे में कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हर माँ अपनी औलाद के मुतल्लिक अपना मर्जी का फैसला करने का हक रखती है। सबा ने चलते हुए कहा तो वो भी उसके बराबर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए पूछने लगे, दानियाल कैसा है? माशाल्लाह बहुत एक्टिव, नॉटी और इंटेलिजेंट है। अब तो स्कूल जाने लगा है। सबा ने मुस्कुराते हुए बताया। ओह वेरी गुड। सबा, आपको नहीं लगता कि उसे माँ के प्यार के साथ साथ बाप का शफकत भरा साया भी चाहिए? क्या बताया आपने दानियाल को उसके पापा के बारे में? असल हकीकत मैंने अभी उसे नहीं बताई। वो ज़रा बड़ा और समझदार हो जाएगा तो बता दूंगी। अभी तो उसे यही बताया है कि उसके पापा दूसरे मुल्क में काम करने गए हैं। उसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आएंगे। सबा ने गेट के अहाते में खड़ी अपनी कार के करीब रुकते हुए बताया। उसने अपने कॉलेज की तनख्वाह से और कुछ फिरोज अली की मदद से कार एक माह पहले ही खरीदी थी। अब उसे कॉलेज आने जाने और महविश, महरोज और दानियाल वगैरह को स्कूल छोड़ने की सहूलत हो गई थी। वैसे गलत तो नहीं बताया आपने दानियाल को? एहसन कमाल ने कहा। जी, दानियाल को घर जाकर बता दीजिएगा कि उसके पापा दूसरे मुल्क से वापस अपने मुल्क आ गए हैं और उसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने भी साथ लाए हैं। एहसन कमाल ने उसके सरापे पर भरपूर निगाह डालते हुए कहा, मैं अब आपको मजीद तनहा सफ़र नहीं करने दूंगा, अपनी हमसफ़र बनाकर ही दम लूंगा। उन्होंने अटल लहजे में कहा। लेकिन नहीं सबा, अब कुछ नहीं सुनूंगा। बहुत सज़ा काट ली है मैंने, हिजर का कड़ा अजाब झेला है मैंने। मेरा सफ़र रायगा मत करें। मम्मी अपने किए पर, अपने रवैये पर बहुत नादम है। सबा, मैं इसी शर्त पर वापस आया हूँ कि उन्होंने मेरी बात मान ली थी। वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं सबा। एहसन कमाल ने नरम मगर संजीदा लहजे में बताया। वो मजबूरन मानी है, वरना 5 साल बहुत होते हैं सोचने और फैसला करने के लिए। वो माँ है, आखिर बेटे की जिद मानकर उसकी दूरी को ख़त्म करना ही नहीं मुनासिब लगा होगा। वो मुझे आपकी वजह से मजबूरन या मसलतन कबूल करेंगी, दिल से कबूल नहीं करेंगी, और मैं चोरों की तरह उनसे मुंह छुपाते नजरें चुराते हुए इस घर में कैसे रह पाऊंगी? प्लीज़ एहसन साहब, आप मुझसे बार बार वही सवाल मत करें। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। सबा ने अपनी मोहब्बत, ख्वाहिश और खुशी का गला घोंटते हुए संजीदगी से कहा। और हर्ट करना किसे कहते हैं? एहसन कमाल ने जख्मी लहजे में पूछा तो वह नजरें चुरा गई और शर्मिंदा सी होकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न दिया। चौकीदार ने गेट खोल दिया। वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गई। एहसन कमाल ने तवील सांस लबों से खारिज करते हुए बेबसी से सर नफी में हिलाया और खुद भी बाहर अपनी गाड़ी में आ बैठे। कितना इंतजार था सबा को एहसन का। अब वो आ गए थे उसकी खातिर, तो फिर वही पुरानी वजह रुकावट बनकर, दीवार बनकर उसकी मोहब्बत के दरमियान हायल हो गई थी। वो एहसन कमाल को फिर से इनकार करके तड़प रही थी। इकरार करती तो ज़मीना कमाल अहमद उससे नुसरत आरा का रूप धारे हुए सामने से आती दिखाई देने लगती। वो एक बार फिर रब के दरबार में अपना मुकदमा लेकर हाजिर हो गई थी। उससे रहनुमाई तलब कर रही थी, रो रही थी, सकून कल्ब की फरियाद कर रही थी, मोहब्बत के साथ की इल्तिजा कर रही थी। आज संडे था, छुट्टी का दिन था। वो आराम से सोकर उठी थी। रात देर तक जागने के बाद सुबह आंख भी देर से खुली थी। उठकर शावर लिया, सफ़ेद कलर का कॉटन का सूट जेब तन किया, जिसके कमीज के गले और बाजुओं पर सफेद धागों और मोतियों का नफीस काम किया हुआ था और दुपट्टे के पल्लुओं पर सफेद धागे और मोतियों की बहार लहरा रही थी। उसने बहुत अरसे बाद सफेद लिबास पहना था। एहसन कमाल की बात मानते हुए वो सारे शौक रंग पहनती रही थी। आज यूं ही सफेद जोड़ा पहनने को दिल चाहा तो नहा के पहन लिया। रेशम से बालों में कंघी करने के बाद आंखों में काजल की हल्की सी लकीर लगाई और सर्दी से बचने के लिए हीटर के आगे बैठ गई। मामा, मामा जानी जल्दी से आए, देखे कौन आया है। दानियाल की खुशी से भरपूर आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह हैरान होकर सोचने लगी कि कौन आ सकता है इस वक्त।
वो हीटर ऑफ करके कमरे से बाहर निकली। ड्राइंग रूम के करीब पहुंची तो दानियाल खुशी से दौड़ा चला आया। उसके हाथों में खिलौने थे। वो उसके पास पहुंचते ही खुशी खुशी बताने लगा, मामा मामा पापा आ गए हैं। ये देखिए मेरे लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने भी लेकर आए हैं। देखिए मामा अच्छे हैं ना? जी बेटा अच्छे हैं। कहाँ हैं आपके पापा? वो मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की कोशिश में हलकान होते हुए पूछ रही थी। दानियाल उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आया। यहाँ है मेरे पापा, ये रहे। अस्सलाम वालेकुम। एहसन कमाल ने बड़े दिलनशीं अंदाज में मुस्कुराते हुए सलाम किया तो उसने मरे मरे लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मामा पापा कितने प्यारे हैं ना, आपके जैसे बहुत प्यारे, गोरे गोरे खूबसूरत से हैं ना मामा। दानियाल उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए खुशी से बोल रहा था। उसकी खुशी काबिले दीद थी। महविश और महरोज भी खिलौने देख रहे थे। एहसन कमाल उनके लिए भी खिलौने लाए थे। वो भी बहुत खुश थे। हाँ, वो खोए खोए लहजे में बोली, नजरें एहसन कमाल पर थीं। पापा ने मुझे ढेर सारा प्यार भी किया है। पापा मामा को भी प्यार करे ना, दानियाल ने अपनी मासूमियत और सादगी में कहा तो सबा हया से तपकर सुर्ख हो गई और एहसन कमाल हंस दिए। दानी जाए आप खेले, और आप दानियाल के लिए ये सब क्यों लाए हैं? वो दानियाल को डपट कर एहसन कमाल से मुखातिब थी। क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ और ये मेरे पापा हैं। एहसन कमाल के बोलने से पहले ही दानियाल बोल पड़ा। सुना आपने? एहसन कमाल ने हंसकर कहा। आप? वो जिद हो गई। अरे बाबा खफा ना हो, आपके लिए भी लंदन से मैं बहुत कुछ लाया हूँ प्यार समेत, लेकिन मिलेगा तब जब आप मेरी घरवाली बनेंगी। एहसन कमाल ने उसके उजले उजले सरापे को चाहत से देखते हुए कहा तो वो सटपटाकर वहां से बाहर निकल गई। बेटा आप तीनों खेलो, मैं आपकी मामा को मना लूंगा। एहसन कमाल ने दानियाल को प्यार करके कहा और बाहर चले आए। सबा सतून के करीब खड़ी थी। उन्हें देखा तो खफगी से रुख फेर लिया। सबा, एहसन कमाल ने प्यार से उसे पुकारा कि उसका दिल मुट्ठी में आ गया। उसने उनकी जानिब देखा तो उसकी आंखों में वो नमी देखकर तड़प गए। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप चले जाएंगे तो मैं कैसे बहलाऊंगी दानी को? क्या जवाब दूंगी उसे जब वो आपके मुतल्लिक सवाल करेगा कि आप कहाँ चले गए हैं? सबा ने कांपती आवाज में सवालात की बौछार कर दी। दानी अब आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं दानी को और उसकी मामा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। एहसन कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह हया से सुर्ख चेहरा लिए लब काटने लगी। प्लीज जाइए यहाँ से। वो शर्मो हया से पानी पानी हो गई। चिढ़कर बोली, दिल की हालत अजीब हो रही थी। चेहरा हया से गुलनार था। पहले ये बताइए कि ये सफेद लिबास क्यों पहना है? मैं मर गया हूँ क्या? अल्लाह ना करे। सबा की जुबान बेख्तियार फिसल गई और वो अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा सी नजरें चुरा गई। एहसन कमाल को उसकी बेख्तियारी ने बहुत लुत्फ और मुसरत से हमकनार किया था। वो उसकी कैफियत तो हालत से महफूज हो रहे थे। उसकी इस हरकत पर हंस पड़े। शर्म तो नहीं आती आपको? एक तो फजूल बात कर रहे हैं, ऊपर से हंस भी रहे हैं। सबा ने गुस्से से कहा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा उसका ये अपनायत भरा खफा खफा सा अंदाज और लहजा। आपको दुख हुआ ना मेरी इस बात से? उन्होंने संजीदगी से पूछा। आपकी बला से मुझे दुख पहुंचे या सुख? प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे तनहा छोड़ दें। वो भीगती आवाज में बोलती, सर पर दुपट्टा ओढ़ती उन्हें बेकरार कर गई। तन्हाई काटने लगे तो मुझे पुकार लेना। एहसन कमाल ने उसके सादा पुरकशिश और बावकार सरापे को निगाहों में समोते हुए कहा और तेजी से गेट की जानिब बढ़ गए और देखते ही देखते गेट अबूर कर गए। सबा का दिल एहसन एहसन पुकारता गया, मगर जुबान पर तो जैसे ताले पड़ गए थे। आज दानियाल बहुत ज्यादा खुश था। एहसन कमाल के लाए हुए कपड़े, खिलौने और चॉकलेट्स सबको यूं दिखा रहा था जैसे उसे कोई कारून का खजाना मिल गया हो। एहसन कमाल के जाने के बाद वो बार बार सबा से पूछ रहा था, मामा पापा कहाँ चले गए हैं? बेटा वो अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। सबा ने झूठ बोला। पापा वापस आ जाएंगे मामा? आ जाएंगे, सबा ने लरजती आवाज में जवाब दिया। और अगर वो तुम्हारी इस हठधर्मी के बायस कभी लौट कर ना आए तब क्या करोगी? नाजिश भाभी ने पहली बार उससे बात करते हुए लहजे में सख्ती पैदा की। वो हैरान होकर उन्हें देखने लगी। भाभी, हद होती है सबा हठधर्मी, बेहिसी और नादानी की। नाकदरी और नाशुक्री करके तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। कहाँ मिलेगा इतना मुखलिस इंसान तुम्हें जो तुम्हारी एक हाँ के इंतजार में अपनी जिंदगी के माहो साल बर्बाद कर रहा है। तुम तो नुसरत आरा के खौफ से ही बाहर नहीं निकल सकी आज तक। किस बात का बदला ले रही हो एहसन कमाल से? एक तो बेवा हो, ऊपर से 5 साल के बच्चे की माँ को कौन कबूल करता है आजकल मोहब्बत और इज्जत के साथ ऐसी औरत को? ये तो एहसन भाई की मोहब्बत और कुशादा दिली है कि वो आज तक तुम्हारे लिए अपने दिल में सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, वरना उन जैसे मालदार, तालीम याफ्ता और डैशिंग बंदे के लिए अच्छी लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है। नाजिश भाभी ने गुस्सीले लहजे में कहा तो वो उनके अंदाज और लहजे से हर्ट होते हुए बोली, मैंने ऐसा कब कहा? तो बार बार उन्हें इनकार करके अपनी अहमियत जताना चाह रही हो। नाजिश भाभी ने तेज लहजे में कहा। यह उनका अंदाज तो ना था। सबा को दिली सदमा पहुंचा था। माँ जैसी दोस्त भाभी के इस रवैये से एहसन कमाल ने नाजिश भाभी को फोन करके सबा के इनकार का बता दिया था। वो इसीलिए गुस्से में थी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, वो मुश्किल बोल पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम इस घर से रुखसत हो जाओ। नाजिश भाभी ये कहकर बावर्ची खाने में चली गई और डूबते टूटते दिल को संभालते हुए अपने कमरे में आकर रो पड़ी। भाभी ठीक ही तो कह रही हैं सबा,
तुम कब तक लोगों की बातों निगाहों का मरकज बनी रहोगी? उनकी रहम खाती हमदर्दाना नजरों से कब तक खुद को बचा पाओगी? सब तुम्हें देखकर आह भरते हैं, तुम्हारी कम उम्री में बेवगी और अकेलेपन पर इजहार हमदर्दी करते हैं, इशारे किनायों में शादी का मशवरा देते हैं। कल को वो तुम्हारे किरदार पर शक भी कर सकते हैं। और दानियाल, जो अब एहसन कमाल को अपना बाप समझकर खुशी से खिल उठा है, उसके सवालों के जवाब कहाँ से दोगी? उसका दिल अब तुम्हारे झूठे बहानों से नहीं बहलेगा। क्यों कुफराने नेमत कर रही हो? भाभी ने भी ताना दे दिया है अब तो। आखिर वो भी कब तक एक बेवा को अपने घर में बर्दाश्त करें? वो तो तुम्हें अपने शौहर की जिम्मेदारी समझकर परेशान ही रहेंगी ना हमेशा। सबा खौफ दिल से निकाल दो। एहसन कमाल तुम्हारे साथ मुखलिस हैं, उनका मोहब्बत भरा साथ कबूल कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एहसन कमाल का हाथ थाम लो, इससे पहले कि भाई का घर भी तुम पर तंग हो जाए। अपने शौहर का घर आबाद कर लो। वो दिलो दिमाग की बातों पर गौर कर रही थी और शायद किसी फैसले पर पहुंचने ही वाली थी। उसे अंदाजा था इस बार उसे अपनी तमाम कश्तियां जलाकर जाना होगा, ये रिस्क उसे लेना ही होगा। वो नमाज अदा करके दुआ मांगने के बाद मुतमईन हो गई। मामा, अब पापा मुझे खुद स्कूल छोड़ने जाया करेंगे ना, मेरे फ्रेंड्स के पापा की तरह? दानियाल उसे पूछ रहा था। जी बेटा, उसने दानियाल की पेशानी चूमकर जवाब दिया। मामा, हम पापा के साथ नए घर में जाएंगे ना? आपसे किसने कहा? पापा ने बताया था कि वो आपको और मुझे नए घर में ले जाएंगे और आपको दुल्हन बनाकर ले जाएंगे और कभी वापस दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। मैंने पापा से प्रॉमिस लिया था। दानियाल उसके पहलू में लेटा मजे से बता रहा था। दानी बेटा सो जाओ, रात बहुत हो गई है, वो भीगती आवाज में बोली। मामा, पापा कह रहे थे कि नए घर में मेरे दानी बेटे का अलग से प्यारा सा कमरा भी है, जहाँ दानी की किताबें और खिलौने होंगे और दानी वहाँ मजे से रहेगा। कितना मजा आएगा मामा, मेरा कमरा अलग से होगा प्यारा सा। वो अपनी मासूम और खुशी से चहकती आवाज में उसे बता रहा था और उसके आंसू बहते चले जा रहे थे। आई एम सॉरी एहसन, मैंने आपके अरमानों को बहुत नजरअंदाज किया है, बहुत दुख दिया है आपको, बहुत आजमाया है आपको। आई एम रियली वेरी सॉरी, सबा ने दिल में उन्हें मुखातिब करके कहा और आंसू पहुंच लिए। दानियाल सो गया था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे से बाहर निकली तो लाउंज की लाइट जली देखकर ठटकी। चंद कदम आगे आई तो उसके कानों में नाजिश भाभी और फिरोज अली की आवाज़ें पड़ी। फिरोज अली कह रहे थे, नाजिश, हम सबा के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? हम उसके बड़े हैं, माँ बाप की तरह पाला है हमने सबा को। ये सिला दे रही है वो हमारी मोहब्बतों और शफकतों का कि आज हमें उसकी दूसरी शादी करने के लिए उसके जवाब का इंतजार करना पड़ रहा है। क्या कमी है एहसन भाई में जो वो 5 साल से इनकार कर रही है? अब तो उनकी मम्मी भी दिल से सबा को अपनी बहू कबूल करने को तैयार हैं, मगर सबा बीबी का तो दिमाग ही 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। अब आसमान से शहजादा आएगा ना इस बच्चे वाली बेवा के लिए। इतनी नाकदरी कर रही है वो एहसन भाई की। कुदरत को अगर उसकी यह नाशुक्री पसंद ना आई तो सारी जिंदगी तन्हा बैठी रह जाएगी, कोई नहीं पूछेगा फिर उसे। हम तो अपने हैं जो इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। नाजिश भाभी तेज और तल्ख लहजे में बोल रही थी और सबा के वजूद के पिंदार की धज्जियां बिखरती जा रही थी। ओहो नाजिश, बस करो, वो कौन सा हम पर बोझ है? अपना कमाती खाती है, बल्कि महविश और महरोज के लिए भी शॉपिंग करती है। क्या कहती है वो तुम्हें? फिरोज अली ने संजीदा लहजे में कहा तो वो गुस्से से बोली। वो मुझे क्या कहेगी? दुनिया तो कहती है ना कि भावज नंद की दूसरी शादी नहीं होने देती, उसकी कमाई खा रही है। बुरी तो मैं ही बन रही हूँ ना, आखिर को भाभी हूँ। भाभी तो सोने का निवाला भी खिला दे तब भी नंदों के हक में बुरी ही कहलाती है। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, कैसे छोड़ दूँ? आज फैसला होकर ही रहेगा, सबा की शादी होकर ही रहेगी। उसे एहसन भाई से शादी नहीं करनी, ना करे। मेरी एक दोस्त ने अपने भाई के लिए सबा का रिश्ता मांगा है। सबा को सास का डर भी नहीं होगा। लड़का उम्र का जरा ज्यादा है मगर अकेला है, अच्छा कमाता है, सास ससुर नहीं है, एक बहन है वो भी शादीशुदा है, अकेली रहेगी। दानियाल को भी बाप की मोहब्बत मिल जाएगी। वो भी अक्सर सवाल करता है, मेरे पापा घर क्यों नहीं आते? हमारा अलग घर क्यों नहीं है? मेरे पापा और बच्चों की तरह मुझे स्कूल क्यों नहीं छोड़ने जाते? मैं अकेला क्यों हूँ? मेरा कोई भाई बहन क्यों नहीं है? उम्र के साथ साथ उसके सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं जो सबा के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। सबा लाखों और करोड़ों भी कमाने लगे तो भी ये रहेगी तो एक औरत ही ना, और अकेली औरत इस मुआशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। कोई साथी, कोई हमसफर होना चाहिए, वरना जिंदगी मुश्किल और दुश्वार हो जाती है। फिरोज अली ने संजीदगी से जवाब दिया। सबा की अक्ल में ये बात नहीं आती कि ये मर्द का सहारा औरत के लिए कितना जरूरी होता है। कोई आपको अपनी जिम्मेदारी समझने वाला, आपका ख्याल रखने वाला, दुख सुख शेयर करने वाला, मोहब्बत देने वाला तो होगा। जिस बेटे को आज वो अपना बाजू और सहारा कह रही है, कल को वो भी दुनिया की भीड़ में गुम हो जाएगा। अपने बीवी बच्चों और दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलेगी उसे। फिर सबा को एहसास होगा कि उसने शादी ना करके कितनी बड़ी गलती की है। अब तो उसके हुस्न का चांद चमक रहा है और लोग उसे अपनाना भी चाह रहे हैं। कल को जरा सा गहन लगा तो उसे कोई पूछेगा भी नहीं। कहिए इससे एहसन भाई के लिए हाँ कर दे। क्यों उनके और दानियाल की जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुली है? दानियाल तो एहसन कमाल को अपने पापा के रूप में देख चुका है।
अब वो किसी और को कबूल भी नहीं करेगा। नाज़िश भाभी ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ ये तो है, खैर तुम फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह सबा बेहतर फैसला करेगी। मुझे उससे किसी नादानी की तवक्को नहीं है, मैं समझाऊंगा उसे। तुम उठो, रात बहुत हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। फिरोज अली ने कहा तो सबा दबे पांव अपने कमरे में चली आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे नाज़िश भाभी की बातों ने बहुत दुख दिया था, लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि वो हरफ बहरफ दुरुस्त कह रही थी। वो तो उसकी बेहतरी के लिए सोच रही थी और फैसला तो वो कर ही चुकी थी। दिलो दिमाग ही नहीं, रूह भी एहसन कमाल के साथ के लिए तड़प रहे थे। उसने अल्लाह का नाम लेकर अपना मोबाइल उठाया और डायरी में से एहसन कमाल का सेल नंबर देखकर मिला लिया। उन्हें पुकार लेना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। एहसन कमाल ने भी जाते वक्त कहा था कि मुझे पुकार लेना। रात का 1 बज रहा था। एहसन कमाल थोड़ी देर पहले नींद की वादी में उतरे थे। सबा के इनकार पर बेकरार से सोचते तड़पते रहे थे घंटों। अब थक कर सोए ही थे कि मोबाइल की बीप ने समातों को बेदार कर दिया। मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उन्होंने आंखें बंद किए ही हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और ऑन करके कान से लगाया। हेलो एहसन, सबा ने बेकरारी से पुकारा। सबा, एहसन कमाल उसकी आवाज़ सुनते ही पूरी तरह बेदार होकर झटके से उठ बैठे थे। एहसन, आई एम सॉरी, उसने कांपती आवाज़ में कहा। आई लव यू कहने में क्या हर्ज है? हाँ। वो उसके इकरार की पुकार की खुशी से शरारत से भरे लहजे में इस्तफसार कर रहे थे। वह हया से सुर्ख हो गई। अच्छा ये बताइए कि कब बारात लेकर आऊं? एहसन कमाल ने खुशी से मुस्कुराते लहजे में पूछा तो वो हैरत और मुसर्रत से रो पड़ी। वो उसके फ़ोन करने का मकसद उसके कहे बिना कैसे जान गए थे। उसे कुछ भी कहने की ज़हमत से बचा लिया था उन्होंने। सबा का दिल उनके प्यार पर शादा और रक्सा था इस समय। जब आपका दिल चाहे, सबा ने रोते हुए जवाब दिया। दिल तो चाह रहा है कि अभी आ जाऊं, लेकिन मजबूरी ये है कि इस वक्त रात का 1:15 बज रहा है। वो खुश होकर बोले। ओह सॉरी एहसन, मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, आपको बेवक्त जगा दिया। वो शर्मिंदा होकर बोली। सबा जी, नींदें तो आपने हमारी 5 सालों से उड़ा रखी हैं। रत जगह की आदत सी हो गई है। अब मुस्तकबिल में ये रत जगह मेरे काम आएंगे, जब आप यहाँ होंगी, मेरे पास, मेरे करीब। एहसन कमाल ने शोखो शरीर लहजे में कहा तो वो शर्मो हया से गुलनार हो गई। शब्बा खैर, सबा ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उसकी इस शर्मीली अदा पर वो हंस पड़े। ओ सबा, आई लव यू हनी। एहसन कमाल ने खुश होकर रिसीवर का एयर पीस चूम लिया, जहाँ से सबा की दिलनशी आवाज़ आई थी और उन्हें जीस्त का पैगाम सुना गई थी। फिर उन्होंने वक्त की परवाह किए बगैर फिरोज़ अली का सेल नंबर मिला लिया। आखिर उन्हें इस खुशखबरी से आगाह भी तो करना था। नाजिश भाभी ने फिरोज़ अली को एतमाद में लेकर दानिस्ता सबा को वो सब बातें सुनाई थी और रात को भी उसे आते देख चुकी थी। जब भी फ़ौरन सोची समझी मनसूबा बंदी के मुताबिक फिरोज़ अली से उसके मुतल्लिक बात कर दी थी। मकसद महज उसे एहसन कमाल से शादी के लिए राज़ी करना था। सबा तो पहले ही उनके हक़ में फ़ैसला कर चुकी थी, बस झिझक और डर रही थी। नाज़िश भाभी की बातों ने जल्दी पर तेल का काम किया और सबा ने फ़ौरन हाँ कर दी और एहसन कमाल के ज़रिए सबा की हाँ का इल्म होने पर नाज़िश भाभी और फिरोज़ अली खुशी से खिल उठे थे। देखा मेरी प्लानिंग का कमाल। जो हाँ सबा को दिनों सोचने के बाद करनी थी या शायद ना भी करती, वो हाँ उसने मिनटों में कर दी है। नाज़िश भाभी ने शौहर को फ़ख्रिया अंदाज में देखते हुए कहा। मान गए आपकी प्लानिंग को, लेकिन सबा को हकीकत ज़रूर बता देना। मैं नहीं चाहता कि वो अपने दिल में तुम्हारे लिए शकूक, गिले और नाराज़गी लेकर रुखसत हो। फिरोज़ अली ने मुस्कुराकर संजीदगी से कहा। आप फिक्र न करें, कल एहसन भाई के घर वाले शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। इस मुबारक मौके पर मैं सबा को बता दूंगी। उसे दुख तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उम्र भर के दुख से बचाने के लिए ये मामूली दुख देना ज़रूरी था। नाज़िश भाभी ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नाज़िश, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तुमने माँ बनकर सबा के लिए सोचा और किया है, उसकी दोस्त बनकर उसका दुख शेयर किया है। थैंक यू नाज़िश, थैंक यू वेरी मच। फिरोज़ अली ने उनका हाथ थामकर मोहब्बत, तशक्कुर और अकीदत से देखते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है। सबा आपकी ही नहीं, मेरी भी बहन है, महविश जैसी है मेरे लिए, और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। वो खुशी से बोली। अगले रोज़ रियाज लॉज में खुशियों की बारात उतरी थी। ज़रमीना कमाल अहमद, मोहसिन कमाल, उनकी बीवी रिहाना, एहसन कमाल, उनकी छोटी बहन तहमीना, उनके शौहर ज़ुबैर सिद्दीकी फूल और मिठाई की टोकरियां लेकर एहसन कमाल के लिए सबा का रिश्ता मांगने, बल्कि शादी की तारीख लेने आए थे। ज़रमीना कमाल अहमद ने सबा से अपने रवैये की दिल से माफ़ी मांगी थी और सबा ने भी उन्हें दिल से यकीन दिला दिया था कि उसे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हल्के गुलाबी रंग के नफीस कामदार सूट में, गुलाबी मेकअप में वो गुलाब का फूल लग रही थी। एहसन कमाल उसे मोहब्बत बाश नज़रों से देख रहे थे। महविश, महरोज और दानियाल तो बहुत ही खुश थे। दानियाल तो एहसन कमाल की गोद में बैठा अटकेलियां कर रहा था। और फिर ज़रमीना कमाल अहमद और कमाल अहमद ने सिर्फ 15 दिन बाद शादी की तारीख तय करा के नाजिश भाभी और फिरोज अली के हाथ पांव फुला दिए थे। उन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांगा तो कमाल अहमद और ज़रमीना कमाल अहमद ने साफ कह दिया,
ہمیں جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے بیٹے کے پاس، ہمیں تو صرف 3 کپڑوں میں صبا چاہیے۔ اور دانیال بیٹے سے بڑھ کر قیمتی تحفہ کیا ہوگا ہمارے لیے؟ اور صبا اپنے بیٹے کے لیے ان کی محبت دے کر خوشی سے آبدیدہ ہو گئی اور رب کے حضور سجدہ شکر بجا لائی۔ احسن والا میں کہکشاں کا سما تھا، نیا گھر، نئے رشتے، نئے جذبے اور نئی امنگیں دلوں میں جگائے، ہر کوئی صبا احسن کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ دلہن بن کر صبا پر پہلے اتنا روپ نہیں آیا تھا جتنا دوسری بار دلہن بننے پر آیا تھا۔ اس شان سے احسن کمالوں سے بیاہ کر لائے تھے کہ صبا کے پورے خاندان، محلے دار، دوست احباب سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ 25 سالہ صبا شاکنگ پنک کلر کے بہت ہی خوبصورت عروسی جوڑے اور طلائی زیورات میں سجی سنوری چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ 32 سالہ احسن کمال شیروانی سوٹ میں دلہا بنے قیامت ڈھا رہے تھے۔ کتنی ہی نظروں میں اس جوڑے کے لیے تعریف ستائش تھی اور زرمینہ کمال احمد اور فیروز علی نے ان دونوں کا صدقہ بھی اتارا تھا۔ نازش بھابی نے ماں کی طرح صبا کو رخصت کیا تھا، صبا کو اپنی باتوں کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ صبا ان کی بہت ممنون تھی۔ نازش بھابی اور فیروز علی نے صبا کو رخصت کرنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ وہ دونوں اپنا فرض ادا کر کے بہت خوش تھے۔ صبا ایک شاندار استقبال، رسموں اور فوٹو سیشن کے بعد حجلہ روسی تک پہنچی تھی۔ احسن کمال بھائی، بھابھی، بہن اور کزن سے جان چھڑا کر کمرے میں آئے تو دانیال کو صبا کے پاس بیٹھے دیکھ کر کہا، دانی بیٹا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ماما کو دیکھ رہا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹے آج کی رات آپ کی ماما کو دیکھنے کا حق صرف مجھے حاصل ہے، آپ تو روز ہی دیکھتے ہو، چلو شاباش اپنے کمرے میں جا کر سو، دادو آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، احسن کمال نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ تو صبا کے دل میں جل ترنگ بجنے لگے تھے۔ وہ حیا سے سر اور نظر جھکائے لبوں پر شرمیلی مسکان سجائے بیٹھی تھی اور احسن کمال کی نگاہیں اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں۔ دل میں جذبات نے ہلچل مچا دی تھی۔ پاپا، ماما دلہن بن کے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں نا؟ ہاں بھئی، خوبصورت کیوں نہیں لگیں گی، آخر آپ کے پاپا کی دلہن ہیں۔ چلو اب بھاگو یہاں سے۔ انہوں نے اس کا گال چوم کر نیچے اتار دیا۔ ایک شرط پر۔ ہیں؟ یعنی تم بھی کچھ لیے بغیر نہیں ٹلو گے؟ احسن کمال نے اس انداز سے کہا کہ صبا کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ دانیال بھی شیروانی سوٹ میں خوب جچ رہا تھا۔ باقی انکل آنٹیوں نے تو آپ سے ڈھیر سارے پیسے لیے ہیں، میں تو صرف چاکلیٹ لوں گا، دانیال نے بہت ادا سے کہا۔ صبا کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ احسن کمال کا دل گدگدانے لگا۔ بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھا جو ہنسی کے تازہ پھولوں سے مزید کھل کر حسین تر ہو گیا تھا۔ پہلی بار اس کی ہنسی کی آواز ان کے کانوں نے سنی تھی اور دوبارہ سننے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ یار دانی، ابھی تو چاکلیٹ نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کل بازار چلیں گے، آپ اپنی پسند سے چاکلیٹ خرید لینا، اور بھی جو کچھ خریدنا ہو مجھے بتانا، میں آپ کو لا کر دوں گا۔ احسن کمال نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کہا۔ جو کہوں گا لا کر دیں گے پاپا؟ دانیال نے معصومیت سے سوال کیا۔ جی ہاں پاپا کی جان، آپ کہہ کر تو دیکھو۔ احسن کمال نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تو پاپا آپ مجھے ایک بہن بھائی لا دیں، میرے سارے دوستوں کے بہن بھائی ہیں، مہوش اور مہروز بھائی بھی 2 ہیں اور میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے، جس طرح سب بچوں کے بہن بھائی ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ دانیال نے معصومیت اور سادگی سے اپنی فرمائش کا اظہار کیا اور صبا شرم و حیا سے کٹ کر رہ گئی۔ اف، بچوں کی معصومیت کبھی کبھی ماں باپ کو کتنا شرمندہ کراتی ہے۔ اف دانی بیٹے، ایسی باتیں کرتے ہیں کوئی، جائیں جا کر سو جائیں، صبا نے اسے دیکھتے ہوئے حیا سے مزید سرخ ہوتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ تو احسن کمال اس کی کیفیت اور حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولے، بھئی فرمائش تو ہمارے بیٹے کی بہت جائز ہے اور انشاءاللہ ہم ضرور پوری کریں گے، کیوں مسز احسن، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ پرومس پاپا، دانیال خوش ہو کر بولا۔ صبا کی جان پر بنی تھی۔ او یس بیٹا جانی، چلو اب سونے کی تیاری کرو۔ احسن کمال نے اسے گود میں اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ شب بخیر ماما، آئی لو یو۔ ماما پاپا، ماما کو پیار تو کیا ہی نہیں، دانیال نے صبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ اسے بوسہ دیتا تھا رات کو سونے سے پہلے، اور صبا اس کا ماتھا چوم کر اسے گڈ نائٹ کہتی تھی۔ دلہن کی خوبصورت سیج پر بیٹھی وہ دل ہی دل میں رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد احسن کمرے میں آئے تو شیروانی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ جلدی سے کپڑے چینج کر کے صبا کا رونمائی کا گفٹ لے کر اس کے روبرو آ بیٹھے۔ سوری صبا، دیر ہو گئی، دراصل دانیال میرا ہاتھ پکڑ کر سونے لیٹا تھا، وہ سویا ہے تو میں آیا ہوں، انہوں نے اس کے چہرے کو جانثار نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ آپ اس کی عادتیں بگاڑ دیں گے، صبا نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ خیر عادتیں تو ہم آپ کی بھی بگاڑ دیں گے، پتہ ہے کیسے؟ احسن کمال نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو صبا نے اپنے گھنیری پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ صبا، میں آپ کو اتنا پیار دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ آپ کے لیے میرے بغیر ایک پل بھی رہنا محال ہو جائے گا۔ وہ تو یوں بھی ہو جائے گا، صبا نے معنی خیز جملہ کہا۔ کیا؟ احسن کمال خوشگمانیوں میں گھر گئے۔ دانیال کے لیے آپ کے پیار میں آپ کی بے حد ممنون ہوں، صبا نے بات کا رخ دانیال کی طرف موڑ دیا۔ کیسی غیروں کسی بات کی ہے آپ نے؟ کیا دانیال میرا بیٹا نہیں ہے؟ ہے، مگر صبا مجھے آپ سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔
احسن کمال نے سنجیدگی سے کہا اور خفگی کے سے انداز میں اٹھ کر جانے لگے۔ احسن، صبا نے بے اختیار انہیں پکارا اور ساتھ ہی ان کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ احسن کمال کی معمولی سی خفگی پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ جی جانے احسن، وہ ایک دم سے شرارت سے اس کے قریب ہو کر بولے تو وہ شرما کر ہاتھ کھینچنے لگی تھی، مگر احسن کمال اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تمہاری زبان سے اپنا نام سن کر میں تازہ دم اور نہال ہو گیا ہوں، کتنا ترسا ہوں میں اس گھڑی کے لیے، کتنا تڑپا ہوں اس ملن کے لیے، اس عزیز تفروز لمس کے لیے۔ شکر الحمدللہ تمہارا ہاتھ تھامنے کی میری دھرینا آرزو آج پوری ہو گئی، اب یہ ہاتھ اور ساتھ زندگی بھر نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔ احسن کمال نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں سمو کر اس کی نرمی اور ملائمت کو محسوس کرتے ہوئے مسرور لہجے میں کہا، اور اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کا بریسلٹ اور انگلی میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنا دی۔ احسن، صبا نے تڑپ کر پیار سے پکارا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احسن، احسن آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہاں میری جان، میں سن رہا ہوں، تم پکارتی رہو اور میں سنتا رہوں۔ تمہارے لبوں سے احسن صاحب کے بجائے احسن سننا اتنا دل نشیں احساس ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تم نے احسن کو معتبر کر دیا ہے صبا جان۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولے تو وہ ان کی محبت کی شدت پر دنگ رہ گئی۔ احسن کمال نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ محبت کی کہکشاں ان دونوں کے چہار اطراف جگمگا رہی تھی، زندگی کی صبح ان کے لیے مسرتوں اور چاہتوں بھرے موسم سجا رہی تھی۔